अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक नई सुबह का आगाज़ है, एक नया दिन है और मौसम सरमा की आमद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नवंबर के महीने का आगाज़ हो चुका है बड़े खुशगवार दिन के साथ। आप सबको दुआओं भरा सलाम और इसके साथ ही उम्मीद करेंगे ये दिन बहुत ही रहमतों भरा हो। और ख़ास तौर पर इस वक्त जिस हालात में हम गुजर भी रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास इर्द गिर्द अगर देखें तो टेंशन भी होती है। मेरे ख्याल में दिन के आगाज़ के साथ ही हमें इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए, दिन बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर पर अल्लाह पाक पे ऊपर हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि ये दिन जो हमें नया दिन दिखाया, एक नया मौका दिया है ज़िंदगी के अंदर, एक नए रुख को मुतय्यन करने के लिए। अगर कुछ रह गया है गुज़िश्ता रोज़ और कोई कमी कोताही हमने छोड़ी है, अपने आप का ख़ास तौर पर हिसाब व किताब भी करें कि हमने कुछ गलत किया, किसी के साथ ज़्यादती की, तो आज दिन के आगाज़ के साथ ही वो हम दोहराएंगे नहीं। अगर किसी का कोई हक़ देने वाला है तो वो भी लौटाएंगे और बेहतर अंदाज में इस दिन को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये नया दिन नहीं बल्कि एक नया मौका होता है हमारे लिए दिन को शुरू करने के लिए, ज़िंदगी को शुरू करने के लिए और दोस्त अहबाब के साथ इस खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम सिटी एट 10 के अंदर दिन के आगाज़ के अंदर ही 2 घंटे आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में शहर का एक नई स्टोरीज़, नई डेवलपमेंट्स और जो कुछ भी शहर में अपडेटेड हो रहा है उसके हवाले से आपको अपडेट भी करते हैं। ख़ासतौर पर हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर बहुत खूबसूरत मेहमान भी होते हैं। एक गुलदस्ता सजाया जाता है जो आपके साथ बहुत ही ज़रूरत और ख़ासतौर पर आपके मौज़ूआत जो आपको दरकार होते हैं जिस पे मालूमात, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, क्योंकि नया दिन है तो हमने बात की है एक नए दिन के साथ खुशगवार आगाज़ की, तो एक दिन एक नई एक नेकी जो है वो हमारा सेगमेंट है। प्रोफेसर अमान रसूल हमारे साथ हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज वो हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं और फिर वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में और जिस समाज में रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का ख़्याल रखें। ये ज़िम्मेदारी फ़कत रियासत की या हुकूमत की नहीं होती, बल्कि हर फ़र्द की और हर शख्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जितनी भी इस्तिताअत और जितनी भी ताकत रखता है वो अपने माशरे का ख़्याल रखे। इसी को हम भाईचारा कहते हैं। यानी भाईचारे से मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि मर्दों का ही ख्याल रखना है, बल्कि भाईचारे से मुराद ये होता है कि माशरे में कोई भी सिन्फ़ है, मर्द है, औरत है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, किसी भी तकलीफ़ में है और किसी भी मुसीबत में है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। आप देखिए कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में कुरान मजीद इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। यानी इस तरह भाई है कि उसकी इज़्ज़त मुसलमान भाई की इज़्ज़त होती है और इसी तरह उसका माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद, सब कुछ उसके लिए भी इसी तरह काबिल एहतराम है कि जिस तरह उसका अपना माल और अपनी औलाद और अपना सब कुछ होता है। तो ये बात तो सिर्फ़ मुसलमान तक हो गई, लेकिन इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है कि आपके माशरे में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो गैर मुस्लिमों का भी हक़ इसी तरह हम पर होता है जिस तरह एक मुसलमान का हक़ होता है, इसलिए कि वो भी इंसान है और इंसान ही की दर हकीकत कद्र है, मंज़लत है और उसकी इज़्ज़त है। वलक़द करमना बनी आदम, कुरान पाक कहता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया, तकरीम वाला हमने बनाया है। तो इसलिए किसी इंसान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई अपना भाई, अपने माशरे में रहने वाला और अपने समाज का कोई फ़र्द अगर किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने भाई का ख्याल करें, इसलिए कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा। कोई शख्स भी कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। यानी अगर एक शख्स के पास पैसा है तो वो अपने पैसे से माशरे की खिदमत करता है, अगर किसी के पास इल्म है तो वो अपने इल्म से खिदमत करता है, अगर किसी के पास वक्त है तो वो अपना वक्त देकर माशरे और समाज के रहने वालों की खिदमत करता है। तो ये जो भाईचारा है, ये दर हकीकत मदद का नाम है, ताउन का नाम है। यानी आप अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने हमसाए की, अपने दोस्त की, बुज़ुर्गों की आप मदद करते हैं। अगर कोई नेकी का
और अच्छाई का काम करना चाहता है तो आप उसका ताउन करते हैं। अगर किसी को अपनी ज़ात के लिए भी मदद और ताउन की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिए कि दुनिया में इसका अज्र इंसान को मिलता है, लोग इंसान की इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं और नेकनामी इंसान कमाता है, लेकिन एक शख्स की, एक इंसान की मदद और ताउन और उसको किसी मुसीबत और तकलीफ़ से बाहर निकालना, इसका खुदा के यहाँ बड़ा अज्र है और बड़ा सवाब है। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत, बड़ी आज के मौके की बड़ी अहमियत की हामिल ये बात है, जहाँ सैलाबज़दगान उन्हें खाना पहुँचाया, उन्हें इमदाद पहुँचाई, तो आज उनको ज़रूरत है रिहेबिलिटाइजेशन का। हम ज़कात करते हैं, हम अपने बहुत सारे सदक़ात निकालते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जब सर्दी का मौसम आ रहा है हमारे फैसलाबाद से बेशतर, क्योंकि हम फैसलाबाद में एक और भी मालूमात आपके साथ शेयर करूँ, जो रिपोर्ट्स हैं फैसलाबाद ने सबसे ज़्यादा सैलाबज़दगान की मदद की है। मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत है सर्दी के मौसम के अंदर बलूचिस्तान के एरियाज़ जो हैं वहाँ बहुत शदीद सर्दी जो है वो उधर बढ़ रही है, तो हमें अपने ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो उन तक पहुँचा दें। वो रज़ाइयाँ हों, वो कंबल हों, बिस्तर हों, जो भी हम अपनी इस्तात के मुताबिक, जो कि प्रोफेसर ने बहुत खूबसूरत बात की। और फिर इसके अंदर ये भी है, अगर तुम्हारा कोई भी मुस्तहिकीन में सबसे पहले अजीज़ व अकरबा, उसके बाद फिर 40 घर दाएं बाएं आगे और पीछे मुतय्यन कर दिया गया। हमें तो इसके ऊपर सब्र की बहुत है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पर ज़िंदगी को देखें, अस्वा हसना को देखें, तो उन्होंने ज़िंदगी के अंदर ये नहीं पूछा पहले कि आप मुसलमान हैं, पहले खिदमत की, पहले मदद की और हर तरह से कायल किया कि मुसलमान और दीन इस्लाम एक बहुत खूबसूरत दीन है। हम आगे बढ़ते हैं। टॉप स्टोरीज़ हमारे एक सेगमेंट है जिसके तहत हम आपको बताते हैं जो हमारे साथ मेहमान होते हैं पहले हिस्से के अंदर, कि वो उस पर हम किस किस मौज़ूआत पे बात करेंगे। और सबसे अहम मौज़ूआ जो शहर फैसलाबाद के अंदर भी डिस्कस हो रहे होते हैं और उनका लिंक होता है डायरेक्टली हमारे साथ, तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है, जो पहली हमारी स्टोरी है। और लॉन्ग मार्च में सियासी अदम इस्तेकाम कितना बढ़ा है, क्योंकि शहर फैसलाबाद में भी असद उमर कुछ दिन पहले अभी फैसलाबाद में 2 दिन से होके जा रहे हैं। शहर फैसलाबाद में भी असद उमर होके गए और कायल किया जा रहा है वर्कर्स को, ख़ास तौर पर उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि इस्लामाबाद जब लॉन्ग मार्च पहुंच रहे हैं तो शहर फैसलाबाद को टास्क दिया गया है, वो यहाँ से लोग लेके जाएंगे, तो यहाँ उन्हें आके चार्ज अप करने की कोशिश की जा रही। 2 दिन असद उमर यहाँ क़याम पज़ीर रहे हैं और ये बड़ी हमारी टॉप स्टोरी है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस भी हो रही है। सियालकोट के करीब ये लॉन्ग मार्च पहुँच चुका है। मैं मेहमानों का तारुफ जो है आपके साथ करवा दूँ, बड़े ख़ास मेहमान और ख़ास तौर पर सियासत के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी बहुत ग्रिप है। चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि आज के मौजू के हवाले से अब्दुर्रहमान का होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। और अब्दुर्रहमान से बात का आगाज़ अगर मैं पहले एक सादा से सवाल से करूँगा, अब्दुर्रहमान कैसा लॉन्ग मार्च जा रहा है अभी तक? आपको लगता है कि वो चार्ज मौजूद है? कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि बड़ा लंबा हो गया है, जबकि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त लंबी इनिंग सही खेल रहे हैं। लेकिन वो जो मैंने कहा कुछ हल्के कह रहे हैं लंबा खेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टेस्ट मैच का दौर नहीं है, T20 का दौर है। खान साहब कुछ लंबा लेके जा रहे हैं, तो लग रहा है कि दनिस्ता तौर पर लंबा लेके जा रहे हैं, कोई बैकडोर गुफ्तगू हो रही है जिसकी उम्मीदें बाकी हैं। थैंक यू बिलाल। देखिए, इमरान खान की अगर सियासत देखें तो हमेशा ये एग्रेसिव रही है, जिसको जाराना कहते हैं। और ये जो फास्ट बॉलर्स का मजाज होता है ये अमूमन जाराना होता है कि बैट्समैन पर छा जाएं एक दफ़ा। अगर नहीं छा पाते और बैट्समैन छा जाता है तो फिर वो उनकी अच्छी खासी पटाई करता है। तो ये इनकी सियासत का अगर आप देख लें, जब से इन्होंने शुरू की है कि मुसलसल इलेक्शन हारे, अचानक से परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो एक तरह से गोद में जा बैठे, उनकी हमायत कर दी। फिर जब उधर से उम्मीद नहीं रही और उन्होंने कहा कि चंद सीटें मिलेंगी, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, तो उनकी मुखालफत कर दी। मतलब अचानक से एक सरप्राइज़ भी देते हैं जो अपने वोटर सपोर्टर, जो अभी तो बहुत ज़्यादा, जब शुरू में थोड़े थे, इस वजह से वो उनसे आजिज़ भी रहे। फिर 2008 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया, नवाज शरीफ ने भी किया था, वो बेनज़ीर के कहने पे वापस ले लिया, फिर आसिफ ज़रदारी के कहने पर इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह से उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दोबारा करेंगे। फिर उन्होंने जो है वो लाहौर में जलसा किया मीनार पाकिस्तान पर, वो एकदम हिट हो गए। लेकिन फिर भी 2013 का इलेक्शन लूज़ कर गए। फिर उसके बाद उनका मशहूर ज़माना धरना, जिसमें उन्हें नाकामी से 2-4 होना पड़ा। लेकिन फिर अचानक से पनामा का ऐसा केस उनकी जोली में आ गिरा कि जो एक तरह से रहमत थी उनके लिए ना, तो 2018 में वो अपने अग्रेसिव अंदाज में जीत गए। फिर जब उनके खिलाफ अदम इत्मीद आई तो उन्होंने एक साइफ़र का शोशा जो है वो खड़ा कर दिया। और ये ऐसा एक शोशा था कि जिससे जो इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान रह गई, जुडिशरी भी हैरान रह गई, और सियासतदानों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कुछ हो रहा है।
तो ये इससे मतलब एक ऐसी चीज़ से उन्होंने फ़ायदा ले लिया जो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, और जो उनको अच्छी तरह पता है कि वो साइफ़र सामने नहीं लाया जा सकता लेकिन कभी अब्दुल भी। लग नहीं रहा कि फैसलाबाद में चार्ज करने की कोशिश क्यों दरकार रही है असद उमर को, क्यों यहाँ आके करना बड़ा फ़र्क अभी मौजूद हैं। शेख खुर्रम शहजाद मौजूद हैं, ख़ुद रज़ा नसरुल्लाह घुमन मौजूद हैं, फैज़ुल्लाह कमोका मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी के अंदर जहाँ फ़र्क हबीब जैसा मरकज़ी लीडर यहाँ मौजूद है, फिर भी कायल करने की कोशिश पड़ी है। दो वज़रा मौजूद हैं, अगर यहाँ अली शाही और लतीफ़ नज़र गुज्जर, उनकी मौजूदगी में फिर भी एक मरकज़ी लीडर को सेक्रेटरी जनरल को आना पड़ता है इन लोगों को कायल करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई शक व शुबहात हैं अपने बंदों पर या अपने ऊपर? फिलहाल लोग निकल नहीं रहे, लाहौर से भी इतने लोग नहीं निकले। हमाद अज़हर की इस वजह से क्लास भी होती रही है, शायद उन्हें कुछ ओहदों से भी हटा दिया जाए, बंदे नहीं निकल रहे, ये एक बड़ा मसला है। जीटी रोड पे जाने का जो प्लान था उसके मुताबिक ये था कि जिस शहर में वो जलसा करेंगे लाखों लोग निकलेंगे। अब लाखों तो नहीं निकल रहे, हज़ारों निकल रहे हैं, और वो भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि उससे जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि जो लॉन्ग मार्च का एक तरह से जो उठान थी ना, अब वो नीचे हो चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है। अभी अभी कुछ लोग ना इसको डिफेंड ऐसे कर लेते हैं, अच्छा जा रहा है, बिलाशुबा अच्छा जा रहा होगा। सियालकोट में एक बहुत बड़ा इस्तकबाल मिला है इमरान खान को, लेकिन उम्मीद ये की जाती है जब शादरा क्रॉस करेंगे तो पीछे लाहौर जाम हो जाएगा, गुजरांवाला पहुंचेंगे या शेखपुरा तक पहुंचेंगे तो पीछे लाइनें लग जाएंगी, हर चीज़ रुक जाएगी, जाम हो जाएगी, सुकूत तारी हो जाएगा। लेकिन उससे मेरे ख्याल में इमरान खान थोड़ा से, और फिर कुछ लोग अब ट्वीट पे ऊपर बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये एक टाइम पीरियड के लिए मार्च है, सुबह 12 बजे शुरू होता है, शाम 6 बजे के लिए इख्तिताम पजीर होता है, घरों में जाकर लीडर्स हो जाते हैं, फिर आते हैं। इसके ऊपर ही बात हो रही है। हमें हमारे दूसरे मेहमान ने ज्वाइन किया है, उमैर अजमत हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं, और ये 2 दिन से असद उमर को कवर भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कुछ अहम चीज़ें अंदर की भी इनको मालूम होती हैं। उमैर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उमैर, अब्दुलरहमान से हमारी ये गुफ्तगू जारी थी कि खान साहब एक हफ्ते के लिए खेल रहे थे, मतलब आज जुमेरात है, कल जुमा है, जुमे को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ताहाल अभी तक सियालकोट पहुंच सके हैं। अभी एक मेरे ख्याल में आधा सफ़र भी तय नहीं हुआ, अगर हम ले तो कम बेश 40% तक पहुंचे हैं। अभी वो कह रहे हैं 9-10 दिन और लग जाएंगे। इसका मतलब है दनिस्ता तौर पे ताख़ीर की जा रही है, कोई आउटकम्स नहीं मिल पा रही। फैसलाबाद आकर भी सेक्रेटरी जनरल को कायल करना पड़ा, वर्कर्स को निकलें, बूस्टअप हों। कहीं ना कहीं निजी महफिलों में गुफ्तगू भी इसके ऊपर हो रही है, जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से इस बात को छुपाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने बात की इमरान खान के उसको लेट करने के हवाले से लॉन्ग मार्च को, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 4 नवंबर की तारीख दी गई थी इस्लामाबाद में पहुंचने के लिए, और उसके बाद अब उसमें तौसीक़ की गई है, अभी 11 नवंबर की डेट दोबारा से दी गई। 2-3 चीज़ें डिफरेंट हैं। शायद आप इसको ये कह लें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की पॉलिसी है, या आप ये कह लें कि शायद को बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये है कि इमरान खान अब इस बार इस्लामाबाद में या शहर इक़्तिदार में जाके वहाँ पे धरना नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इस पे कोई फ़ैसला हो जाए, और बिलखुसूस जो उनका कहना है कि कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात जो हैं उसके लिए सुनने में तो ये भी आ रहा था कि 2 से 3 महीने तक वफाकी हुकूमत इस बात के लिए तैयार है, ऑफ द रिकॉर्ड जो है कि वो पीछे आ जाएंगे इलेक्शन में कुछ और लेकिन इस पे इमरान खान की जानिब से आमादगी का इजहार नहीं किया गया। जिस तरह से उसके बाद बात रह जाती है कि आप देखें पिछली बार 126 दिन का धरना देना पड़ा था, और उसके बाद भी पीटीआई को अपना धरना ख़त्म करना पड़ा सानिया एपीएस की वजह से, और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी धरने या लॉन्ग मार्च की वजह से कोई गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से वो ख़त्म नहीं हुई है। तो इस बार भी शायद खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है, और वो रास्ते में ही प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो इसलिए उनको किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। पिछली बार आप जब देखें 25 मई को तो किस तरह से पंजाब पुलिस की जानिब से कारकुनों को रोका गया। में 4 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, एक पुलिस वाले हार्ट अटैक से, एक सहाफ़ी हमारी वो उनकी शहादत हो चुकी है, एक जो गुज़िश्ता जिस दिन ये चला है लॉन्ग मार्च जो हार रोड पे लड़का गिरा था उसका इंतकाल हो गया कल परसों, और कल वो जो मोटरसाइकिल जिग जैग करते हुए जो भी उन्होंने कहा कि वन वे तोड़ के ये कंटेनर आ रहा था, तो बड़ा एक कम उम्र नौजवान जो है नीचे आके मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। और तो उसके अलावा गुजरांवाला में एक अंडरपास की छत गिरी, 5 लोग क्रिटिकल वहाँ पड़े हैं।
तो ये फिर वाडा की फैसल वाडा की बात ठीक थी, ये खूनी मार्च बनने जा रहा है। देखें जहाँ तक हादसात हैं वो हमारे सिस्टम का अलमिया है। ट्रैफिक हादसात रोज़ाना लॉन्ग मार्च से हट के भी कई होते हैं। आप देखें सवाए सदफ नईम के, आप अगर दीगर देखें वो एक लड़का जो ट्रक से गिरा है उसमें पीटीआई का कोई कसूर नहीं है, वो एक ट्रैफिक हादसा है। उसमें कम अज़ कम अगर वो वहाँ पे शरीक जो शुरका हैं उनको भी चाहिए इस बात को कि वो यकीनी बनाएं जान जो है अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करें, कम अज़ कम जो सिक्योरिटी बैरियर्स हैं उनको क्रॉस ना करें। मैं आपकी तरफ बढ़ने आखिरी मैं अब्दुल रहमान की तरफ बढ़ना है कि क्या आपको लगता है कि जो ऊपर माइक छीने जा रहे हैं स्टेज पे, एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं, वो वर्कर्स को चीज़ें मायूस कर रही हैं? क्योंकि वर्कर्स यहाँ फैसलाबाद में जहाँ हमारी कोई गुफ्तो शुनीद होती है तो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, या लीडर क्या कर रहे हैं स्टेज पे? ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू से चली आ रही हैं। वो पिछला धरना हो, वो 18 के इलेक्शन से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, आप देखें इस तरह के बेशतर वीडियोस वायरल होती रही हैं जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है वो लोग एक दूसरे को धक्के लगा रहे होते थे। कोई इमरान खान के साथ वो खड़े होंगे, कैमरे में वो आना चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे गैर इखलाकी है। अगर इस आला लीडरशिप इस किस्म के इक़दार का मुजाहरा करेगी तो फिर नीचे आप अपने वर्कर को क्या लेसन देंगे, आप अपने वर्कर को क्या सिखाएंगे? आपको तो चाहिए कि ठीक है आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन उसमें शाइस्तगी और पुरअमन होना जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपके जो नीचे वाला वर्कर है उस तक आपका मैसेज पहुंचे। और वो जिस तरह से चल रहा है कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जाती है, कोई भी बंदा अगर इमरान खान की किसी बात से एग्री नहीं करता या उस पर एतराज़ उठाता है तो फिर उस मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया शुरू किया जाता है, उसमें तमाम तर हदें पार की जाती हैं और उसमें यह भी नहीं मद्देनज़र रखा जाता है कि ये कोई खातून है या ये कोई मोहम्मद शहरी है। बस पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको एक ही बात का पता है कि किस तरह से लोगों की पगड़ियाँ उछालनी है या उनकी तज़हीक किस तरह से करनी है। ये गलत है बिल्कुल। हमारे यहाँ वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन उससे पहले नंबर आपकी स्क्रीन पे ऑन एयर था पहले भी कि आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल। और ख़ासतौर पे अगर इस प्रोग्राम के मौजूद के हवाले से कोई भी इनपुट देना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0316041004 के ऊपर। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ख़ास गुफ्तगू हो रही है। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ मौजूद रहेगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल रहमान की तरफ बढ़ूँगा। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर सुबह कुछ वक्त 11 ले लें 10 ले लें, शुरू होने वाला धरना 6 बजे, ये पार्ट टाइम धरना चल रहा है। मतलब अगर देखें तो मौलाना फजल रहमान का धरना, बिलावल भुट्टो जरदारी का धरना, मरीम नवाज़ का धरना, 3 दिन में इस्लामाबाद। रश होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में वर्कर्स को बोर किया जा रहा है। बल्कि एक फैसलाबाद के अंदर उमैर इसको सेकंड कर देंगे, उमैर से हम इस पर पूछ लेंगे। कुछ एक निजी महफिल के अंदर बसों का जिक्र भी हो रहा है, 2-2 बसें दी जा रही हैं सरकारी सतह के ऊपर। अब उनके पैसे कौन देगा, पैसों के साथ दीजिएगा, पैसे कौन देगा, ये एक मुअम्मा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम, जबकि फैसलाबाद के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे तक बारी आ गई तो फिर सुलह ही कर लें। तो आप इस संजीदगी को कैसे ले रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों से खतरा पैदा हो रहा है। फिलहाल ये तो है, माहौल बन नहीं पा रहा, ये बड़ा मसला है। इमरान खान को भी ज़रूरत है कि वो किसी तरह से उन्हें जो यहाँ पर फेस सेविंग, लेकिन वो दे नहीं रही, हुकूमत दे नहीं रही, वो कोई भी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जो हुकूमत में आग्स बैठे हुए हैं ना, सनाउल्लाह टाइप, वो चाहते हैं कि इस बार इसको क्रश कर दिया जाए। सियासत देखिए मुमकिनात का खेल है, इसमें आपने कुछ ना कुछ हासिल करना होता है। इमरान खान ने इतना कुछ दाव पे लगा दिया है, 25 मई को भी लगाया था और अभी भी लगा चुके हैं। अल्टीमेटली आपका गोल जो है वो है कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या तरीका होगा असम्बली के अलावा? देखिए इमरान खान की कोई तकरीर निकाल के देख लें, वो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं करते, वो ये बात नहीं करते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मजबूत होगा। वो बस ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन्हें बना दिया जाए, बस बाकी जो मर्जी चलता रहे, सिर्फ ये उनकी लड़ाई है, कोई पॉलिसी बयान नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ का जो शहबाज शरीफ का विजिट है चाइना का, शहबाज शरीफ देखें पाकिस्तान में एक करिज्मेटिक लीडर नहीं है, उनके साथ पब्लिक नहीं है, लेकिन कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उनकी तारीफ की है, विजनरी भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो मैटर है उसको बहुत अच्छा चला सकते हैं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। अगर उन्हें 5 साल दे दिए जाएं तो मुल्क जो है वो
350 की रफ्तार से चलेगा, जो कि 25 की रफ्तार से भी नहीं चल पा रहा। वो मुल्क चलाने की सलाहियत रखते हैं, बाकी उनके पास कोई सलाहियत नहीं है, ना वो हैंडसम है, ना वो अच्छा स्पीकर है, ना वो मतलब देखें ना, होती है हर बंदे की कुछ ये सिफत है कि वो उन्होंने मुल्क बचा लिया है। इमरान खान हैंडसम है, तकरीर करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मुल्क चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। वो समझते हैं कि यूरोप की तर्ज पे सारे महकमे जो है ख़ुद काम करते रहें। मरी का सानिया कितना बड़ा हुआ तो उन पे वो समझ रहे थे कि ये DC करेंगे। अभी जो शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने इस्लामाबाद से मरी जो है फ्री बसें चला दी थी। देखिए करना पड़ता है। तो अब जो यही इमरान खान का असल मसला है। यहाँ पर उनकी अमेरिका से बात हो रही है, उनकी चाइना से बात हो रही है। 8 से 10 अरब के कर्ज़े सिर्फ उसको आपको टाइम मिलना है, रीशेड्यूल हो जाना है कि आपने अगले साल पेमेंट करनी है। और ये पाकिस्तान का कुछ 1600 अरब रुपया बनना है। वो अगर पब्लिक में लगा दिया जाता, रिलीफ दे दिया जाता तो देखिए मईशत भी बेहतर होगी, लोगों के कितने मसले स्टेटस बड़े देखे जाते हैं। और आपने कल गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा मानी खेज स्टेटस लगाया था। अब उसका मानी तो आप ही बता सकते हैं, नाजरीन भी कुछ हमसे पूछ सकते हैं इस बारे में कि अब्दुल मान एक स्टेटस लगाया था कि इमरान खान बहाना ढूंढ रहे हैं धरना ख़त्म करने। कौन सा बहाना है, को थोड़ा हमें नाजरीन को भी शेयर कर दें। देखिए मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि कोई हुकूमती वज़ीर उठ के कह दे कि ठीक है हम इससे बात करने के लिए तैयार हैं। ये भी बहाना हो सकता है कि चले मुज़ाकरात शुरू हो गए। वो तो हो रहे हैं वैसे। परवेज़ लाई ने तो लेकिन परवेज़ सुनने में आया कि परवेज़ लाई ने किसी शादी में ऑफ़र करवाई है कि हम धरना ख़त्म करवा देते हैं, आगे से उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया गया। वो शादी में आए हुए थे बड़े साहब, तो शादी में अक्सर होने वाली बातें नॉन सीरियस भी हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आप धरना ख़त्म ना करें। मतलब उस नवाज शरीफ का ट्वीट देख लें कि उन्होंने भी कह दिया कि धरना इसको चलने दें। मतलब सारे लोग, मतलब इस धरने का इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब ये निकले थे स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट गिरी है, अब वो 1000 पॉइंट ऊपर जा रही है। इतनी तेजी, इतना बड़ा मेन पॉइंट है। हाँ, ये बहुत मेन पॉइंट है कि स्टॉक एक्सचेंज पहले 4 दिन गिरी है जब इमरान खान निकले हैं। जब से ये गुजरांवाला क्रॉस करें स्टॉक एक्सचेंज शुरू हो गई है। परवाही नहीं, बहुत मेन पॉइंट है। इसी तरह से दूसरी बात डॉलर की देख लें। मतलब हुकूमत जो है वो एक तरह से आपके पास एक ना मेन चाल होती है जो आपने चलनी होती है और अगले को कंफ्यूज करना होता है। ये आपने मेन चाल चल दी है, अगला कंफ्यूज हो गया, उसके बाद अगला दोबारा से पूरे इत्मीनान हो गया और अब उन्हें कोई परवाह नहीं है, ये धरना जहाँ मर्जी जाए। और जितने से लोग हैं 10-15 हज़ार, इनको हटाना समझ लें कि ये इस्लामाबाद के एक थाना हटा सकते हैं। एक थाना हटा सकते हैं। उमैर, आप वो बसों वाला जिक्र तो हमें बता दें, वो कौन कौन दे रहा है 2 बसें एक महफिल में। तो मैं अब नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि फिर वो दोस्त गुस्सा भी कर जाएंगे। वो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने बाकायदा ऑफ़र नहीं की, उन्होंने बता दिया कि 2 बसेज आपको मिल जाएंगी। कल लारी अड्डे से मैं वैसे चेक कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो उन्होंने कहा कि बसेज हैं, ली जा रही हैं, लेकिन पे किया जाएगा। बस अभी डेडलॉक ये पे कितना करेगा और कौन करेगा, तो ये ज़रा नया फ़र्क है। ये अब वो उमैर आपको बताएंगे, ज़रा थोड़ी इनसे पूछ लें। देखिए इसमें यह है कि कभी भी पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान जमात वो जलसा करे, वो लॉन्ग मार्च करे, तो उसके लिए रियासती वसाइल का जो हमेशा से बेदरेग इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। गो कि ये अपने आप को अपोजिशन कहते हैं, लेकिन देखें मुल्क के सबसे बड़े सूबे पे इक़्तिदार इन्हीं लोगों का है। सूबे पे बात नहीं, अगर हम करें, अगर हम पंजाब, KPK, GP, कश्मीर, बिल्कुल ऐसे ही है, 80% ये बैठे हैं। सेनेट बलूचिस्तान में भी अक्सरियत है। लेकिन इसके साथ अगर जहाँ दूसरी बात जो आपने की, तो ये हमारी रिवायत रही है। ये लोग दावे करते थे कि हम रिवायात से हट के होंगे, हम इनकलाबी इक़दामात करेंगे, लेकिन नहीं, वही कुछ हो रहा है। और इसका बरमला जो ऐलानात हैं, बाकायदा ऐलानात तकरीब में सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब और मुकामी क़यादत वो हर मीटिंग में, हर इजलास में हमें करती नज़र आ रही है कि जिसके पास गाड़ी है वो निकाले, जिन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है वो ट्रांसपोर्ट उनको मुहैया की जाएगी। और हर जो स्टेक होल्डर है, रुकने पार्लिमान है, वो इस बात का पाबंद होगा कि वो अपने अपने हलके के लोगों को वो ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा। अब ये देखें, अगर पकड़ धकड़ होती है तो उसमें भी नुकसान आवाम का ही हो रहा है। और लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, ये कहेंगे कि हमने जी किराया पे हम हासिल कर रहे हैं। और उसमें यह है कि PTI के 3-4 जो फैसलाबाद से बड़े नाम हैं वो खुद बड़े ट्रांसपोर्टर्स भी हैं। इतना ज़्यादा मसला नहीं है उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना,
लेकिन अगर हम माजी वाला वो 25 उमैर मई एक हो आसिम या नबी- हम उससे आसिम नबी पीछे तो छोड़ गए इन्होंने। हम उससे पीछे आसिम छोड़िए, लेकिन देखिए चौधरी ज़हीरुद्दीन है, अली अख्तर हैं, उसके उसके साथ सुभान हाफिज हाफिज अताउल्लाह अताउल्लाह साहब हैं, उसके साथ रजा नसरुल्लाह घुमन घुमन साहब हैं। हैं, वो घुमन बड़े साहब ने ट्रांसपोर्ट- माजी में कभी दी है ट्रांसपोर्ट? अच्छा मैं लेकिन वो इलाहाक मैं बसों में उसी मिल बात जाती की तरफ आ रहा हूँ कि अगर हम इन लोगों की बात करें जिसमें से बिलखुसूस चौधरी बरादरान या फिर माजी में अजमल चीमा भी हिस्सा थे, बहुत बड़े तो पीटीआई की जानिब से उस वक्त भी एहतजाज किए गए थे। इन लोगों की जानिब से किराया पे लेके बसें दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने ना तो अपने स्टैंड बंद किए थे, ना अपने स्टैंड से जो ट्रांसपोर्ट थी वो फ्राहम की थी। अभी देखें इसमें अगर उस तरह से फिर मैं जो रावलपिंडी में वॉशरूम्स और एक खैमा बस्ती बनाई जा रही है पूरी पार्क के अंदर, जो कि बिल्कुल इलाहाक इस्लामाबाद से, वो भी तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल उसके धड़ाधड़ साथ हो रहे साथ हैं। आप देखें सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो पंजाब पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी गाड़ियां जो कि वज़रा को मिली हुई हैं वो अपनी पार्टी के कामों के लिए, एहतजाज के लिए, लोगों को मोटिवेशंस के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तो वही वो जो मैंने बात इब्तिदा में की थी कि सरकारी वसाइल का बेदरेग और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ये चाहती है कि वो एक इनकलाबी जमात है, मुल्क में इनकलाब लाना चाहती है और सही तरीके से जमहूरियत चलाना चाहती है, तो फिर ये वो तमाम चीज़ें छोड़ें, वो आप अपनी जेब से पैसे खर्च करें, हुकूमती या रियासती वसाइल जो हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए, आप अपनी कोशिशें करें। दूसरी बात, जहाँ तक पब्लिक की बात आपने की थी, तो अभी मैं समझता हूँ कि वाकई उस तरह से लोग नहीं निकल पाए, बिलखुसूस जिस एरिया में लॉन्ग मार्च मौजूद है, गुजरांवाला डिवीजन के लोग उस तरह से नहीं निकल पाए। तो अभी तमाम तर उम्मीदें जो हैं पीटीआई की वो फैसलाबाद डिवीजन से वाबस्ता है। तो इसके लिए पिछले 2 रोज़ जो हैं पीटीआई की मरकज़ी क़यादत और मुकामी क़यादत ने अपनी पूरी कोशिशें की हैं कि वो वर्कर जो कि पीटीआई की जान समझा जाता है, तो उन लोगों को मोटिवेट किया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन वो जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक तो पहले इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए था कि इस लॉन्ग मार्च का सबसे मेन मकसद है क्या। दूसरी चीज़ आप देखें, अभी जनरल इलेक्शन भी देखें तो कितना वक्त रह गया है, 1 साल भी नहीं बचा है। तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम पीटीआई को अब सोचना चाहिए, खान साहब को थोड़ा सा इस पर अवाम की हालत पे भी तरस खाना चाहिए, इस सिस्टम को चलने दें। वो जो वक्त रह गया है, या कम अज़ कम आप बैठें, डायलॉग करें। पहले आप पार्लियामेंट से भाग गए हैं, आप वहाँ से इस्तीफे दे दिए, फिर उसके बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, अब फिर आप सड़कों पे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही ये लोग करना क्या चाहते हैं। कम अज़ कम इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। क्लियर है। अब्दुर्रहमान, आपने पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच देखा होगा, नहीं तो डिस्कस आपके सामने हुआ होगा। बज़ाहिर पीडीएम जिम्बाब्वे लग रही है, ये पाकिस्तान टीम लग रहे हैं, लेकिन देखें कि जैसे पाकिस्तान ने अपना अटैक करना था वो अटैक नहीं कर पाई, ऐसे पीडीएम ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तब ऐलानात नहीं किए जब लॉन्ग मार्च शुरू होना था। उन्होंने बिल्कुल दरमियान में लाके इन्हें ऐलान कर दिया 1800 अरब का, फिर उन्होंने साथ ही बिजली के ऊपर जो टैरिफ सस्ते किए हैं और कुछ चीज़ें हमें नजर, क्या इसका इम्पैक्ट लॉन्ग मार्च पे पड़ा? आपको लगता है कि आवाम को एकदम से बिजली के बिल कम आए हैं और किसानों को जो यूरिया खाद के अंदर डीएपी के अंदर कोई सब्सिडाइज चीज़ें मिली हैं, 1800 अरब का एक बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है किसानों को, इसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा क्या? जिम्बाब्वे कुछ शॉकिंग कर पाएगा? फिलहाल देखिए, सियासत क्रिकेट नहीं है, ये शतरंज है बेसिकली ना। इसमें आपने अपनी जो मेन जो है वो मलका या प्रिंस को बचाना भी है। जो प्यादा है ना उसको आपने पिटवाना होता है। तो अब इमरान खान इलेक्शन नहीं चाह रहे, इमरान खान कुछ भी नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और आपको इलेक्शन से निकाला नहीं जाएगा और उन्हें नाअहल नहीं किया जाएगा। देखिए, हलीम शेख का तो आपको किस्सा सामने ही है, सिंध का। उन्हें जेल में डाला था ना, तो उधर सांप छोड़ दिया किसी ने, तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। ये सूरत हाल वो नहीं चाहते कि फेडरल में भी हो, इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल हो कि जेल में डालें, वहाँ सांप आ जाए और फिर वो जो है वो कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा है, उनके मैंने बलूचिस्तान की मच जेल के अंदर जो है वो ले जाऊंगा और वो जितनी खतरनाक है पूरे दुनिया को मैं उनको पता है। ये बड़ा मसला है, वो चाहते हैं कि वो इन रहें और ये यकीन दहानी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें नहीं करवा रही। देखिए, 2017 में अगर नवाज शरीफ नाअहल ना होता तो 2018 में नून लीग जीत जाती, वो जेल में थे इस वजह से। अभी वो जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो सारा कुछ इमरान खान के साथ होगा। और ये फौजदारी केस जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि इनके खिलाफ ओपन किया जाए, जिसमें नाअहल किया गया, देखें हाई कोर्ट ने अभी तक वो फैसला सस्पेंड नहीं किया केस। उन्होंने कहा कि आप अपील दें, उससे पहले इमरान खान का कोई भी फैसला जाता था वो सस्पेंड हो जाता था, ये नहीं हुआ। उन्हें कहा कि आप केस चलाएं।
फौजदारी केस चलेगा उसमें अगर अब्दुल रहमान, आपसे बात गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है रहीम यार खान से, उनको ज़रा कॉल पे ले लें कि वो क्या हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है जी। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कोई सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं यही शेयर करना चाहूँगा, हम इमरान खान के सपोर्टर हैं और इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह हमारा जिले के रहने खान से हमारा काफिला निकलेगा। किस हवाले से आप कह रहे हैं? आपकी आवाज़ अल्ताफ साहब क्लियर नहीं है। जी सर, मैं इमरान खान के लॉन्ग के हवाले से बात कर रहा था, तो सर ये यानी कि हम इसके सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह हमारा जिले के लॉन्ग बार कामयाब होगा। और ये जो है ना, पीटीएम वाले ये इलेक्शन नहीं कराएंगे सर। अच्छा, आप रहीम यार खान से जा रहे हैं इस्लामाबाद फिर? अल्ताफ साहब, आप रहीम यार खान से जा रहे हैं? जी जी सर, हमारे इंशाल्लाह हम कल निकलेंगे सर। अच्छा, कल निकलेंगे इस्लामाबाद। अभी तो उन्होंने 10 को पहुंचना है, आप तो फिर परसों पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, तो फिर कहाँ रहेंगे जाके वहाँ? इस्लामाबाद नहीं है सर, हम ये काफिले में शरीक करेंगे ना सर। अच्छा, आप हमें थोड़ा सी एक चीज़ बता दें, क्योंकि हमारा भी यही सवाल है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। क्या मौक़िफ़ क्या है, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है इमरान खान का? क्योंकि हमें अभी तक वो सामने नहीं नज़र आ सके पॉइंट्स। हमारा मुकदमा फैसला यही है कि हमारा जो कायद बोल रहा है कि बस शफाफ इलेक्शन का ऐलान हो बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, आपका पैगाम पहुंच गया। अच्छा, हम इसी पे डिबेट कर रहे हैं कि अब्दुल रहमान क्या है, मतलब निकलने से पहले बता देते हैं कि महंगाई जो उन्होंने किया। मैं वैसे ब्रेक की तरफ बढ़ाऊँ, वापस आऊँगा, ये सवाल हम जारी रखेंगे। अल्ताफ साहब का सवाल हमारे पास रहीम यार खान से मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि वो महंगाई के ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बरी हो रहे हैं और ये फंस रहे हैं। ये एक सवाल है जो खड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों से अलहदा होते दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मेहमान मौजूद हैं, अल्ताफ़ साहब रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद थे। उनका सवाल था, वो बल्कि कुछ शेयर कर रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च में जाऊंगा और नारोवाल जाके ज्वाइन करूंगा। एक बड़ा लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं होगा। हमें बहुत सारी उम्मीदें। अब्दुल रहमान अवाम को उन्होंने कॉल की, उन्हें उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान इनके ख़िलाफ़ निकले हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ निकले हैं। वो करप्शन के इंडेक्स भी आपको ज़्यादा मालूम है। बल्कि उसके अलावा उन्होंने कहा जी महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्या लग रहा है कि हकीकत है, अवाम इस अंदर है जो बहुत सारे पाकिस्तान तरीके साहब को कुछ चीज़ें टूटी भी हैं साथ? बिलाल, ये कुछ फिगर्स मैंने निकाले थे हुकूमत के 200 दिन पूरे होने पर ना। महंगाई की शरह 11% थी अप्रैल में, अब 27% तक है। पेट्रोल की कीमत 150 से 225 तक चलाई गई। बिजली 12-15 यूनिट चली गई। डॉलर 182 से 222 पर आ गया। जो इंटरनेशनल बॉन्ड के डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो 6% से बढ़कर 53% पर हो गया। मूडी की जानब से बी से सी जो कैटेगरी में डाल दिया गया। स्टॉक मार्केट्स की जो पहली समाही थी उसकी हर कंपनी के प्रॉफिट में फ़र्क देखा गया। इसके अलावा जो FDR टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहा है, इस बार तकरीबन 34% तक कम फ़ायदा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान को हौसला दे रही हैं। बिजली के बिल्स ने लोगों का कड़ाका निकाल दिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मोबाइल सेल कर दिए, अपने मोटर बाइक्स सेल कर दी ताकि बिजली के बिल्स पे कर सके। इतने ज़्यादा आ गए। एवरेज अगर किसी का बिल पिछले साल में इन्हीं महीनों में 6,000 था तो इस बार वो 18 से 20,000 के दरमियान रहा और तनख्वाह उतनी रही। मारा कौन गया? सैलरीड पर्सन। और पाकिस्तान में जो सैलरीड पर्सन है ना वो 50% से ज़्यादा है। प्राइवेट भी और गवर्नमेंट सेक्टर तो 10% है, 40% प्राइवेट सेक्टर है। उसके अलावा फिर ट्रेडर्स आ जाते हैं, दुकानदार आ जाते हैं, रेडी छापड़ी, ये वो सारा कुछ उनका ये होता है कि वो पिछले जितनी चीज़ लेते हैं उससे 1 रुपया बढ़ा के बेच देते हैं, अपना उनका उतना ही प्रॉफिट है। अब्दुल रहमान, इन्हीं अगर 200 डेज़ के अंदर देखें तो मिफ्ता वाले निकालेंगे तो इसहाक डार वाला बड़ा प्रोग्रेस है। तो वो जो एक भयानक तस्वीर मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में दिखाई जा रही थी वो एकदम इन्होंने चेंज की है। और इसहाक डार के अल्फाज के अंदर एक प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रहा है पर्सन जो बड़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। वहाँ एक हमें रोज़ एक आवाज़ मिलती थी, रात को TV पे आते थे, एक और बुरा फैसला है, एक और अभी बुरा हमें वक्त उठाना पड़ेगा, अभी और तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये जुमलों ने अवाम को मेरे ख्याल में PTM से ज़्यादा नाराज़ किया था। 245 पेट्रोल जो है वो 225 पे आ गया। इसके अलावा शायद कॉन्फिडेंस उन्हें बहाल
नीचे आ गया, लेकिन महंगाई क्यों नहीं कम हो रही ना? बिलाल साहब महंगाई ऊपर देखिए, से ये कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों की हद तक ही है, वरना आवाम को कुछ नहीं मिला। डॉलर आपने वो मसनूई तौर पे जिस तरह से पहले माजी में कंट्रोल करते थे, इसका आवाम को कुछ फायदा नहीं है, पाकिस्तान को इसका फायदा नहीं अभी है। भी शायद इम्पोर्टर को बचाया जा रहा है ताकि वो अपना जो उसके खर्च की वो पेट्रोलियम निकाल प्राइसेस की कीमतें आप देखें पिछले एक साल के मुकाबले में आलमी सतह पे कितनी नीचे गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि हम पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रख रहे हैं, लेकिन चुपके से पीछे से एक वार करके उस पर बजाय कीमत कम करने के लेवी इम्पोज की जा रही है। अवाम पे बोझ बढ़ाया जा रहा है, अवाम को रिलीफ मुझे मिलता कम अज़ कम दिखाई नहीं दे रहा। आपने जहाँ तक बात की, अगर कर्जे रीशेड्यूल हो जाते हैं या इस तरह से कुछ होता है, लेकिन इन 6 महीनों में अवाम का जो बुरा हाल हो गया है, उसका अजाला मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट कर पाएगी। लोगों ने अपने असासे पेश तकरीर किए। जितनी मर्जी सुन लें, दावे जितने मर्जी इन लोगों के सुन लें, अवाम को रिलीफ ये लोग नहीं दे सकते। सरगोदा से कॉलर है हमारे साथ, मैं अगर उनको ज्वाइन करवा लें पहले प्रोग्राम में, उनका सवाल या कोई जो भी वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मैं सरगोदा लियाकत अली बोल रहा जी। जी लियाकत साहब, क्या शेयर करना चाह रहे हैं या कोई सवाल है आपका? सर जी मैं तो पहले ये सवाल करना चाहता कि जो नून लीग की हुकूमत सी उदो 100 ते जाने का 40 रुपये केस सीगा, जो इमरान खान की हुकूमत आई आ उदो केस जाने का 300 400 उत्ते पहुंच गया वा जी। जी हाँ, ते हुण भी बीबियां नाने दा फिरदियां विच मैं देखदा वां ते इन्हां दा इस्लामी मुल्क आ साडा, भी कोई भी बंदा नहीं इस एरिया ते आ रहा कोई नाने दा भी ये सिर ढक लाण या ना ढकण। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास नुक्ता आ गया। अच्छा, इन्होंने एक सरगोदा से हैं, वैसे सरगोदा से परसों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है। एक ही एमपी, एक ही एमएनए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 4 साल बाद डीसीट हुए हैं धांधली के ऊपर और कोई मिसकंडक्ट के ऊपर, और नून लीग के विनर हो गए हैं। मतलब सरगोदा स्वीप कर गया नून लीग 4 साल बाद ही कह लें। लेकिन ये अब्दुर्रहमान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कह रहे हैं ये बात देखें, ये तो गुफ्तगू होगी। 150 वाली चीनी 100 पे आ गई है, अब घी जो 400-500 पे चले गया था उसमें 100-150 फ़र्क पड़ा है। यूटिलिटी स्टोर्स पे कुछ सस्ती हुई, लेकिन एक नया सिस्टम मुतारफ़ कराया जाती है। चने दालें सस्ती हुई हैं क्योंकि वहाँ एक, अब उसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या है ये कोई नहीं देखता, हमें बिलाशुबा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। लेकिन क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगी, आवाम को कायल कर पाएगी? जैसे कुछ लोग मूड स्विंग कर रहे हैं तो बड़े शहरों को वापस ले लेंगे, जैसे लाहौर था, फैसलाबाद था, सरगोदा था, गुजरांवाला था, ये इनके किले थे। फिलहाल होगा ये, मैं बता रहा हूँ कि अगर 1600 अरब का जो हमें रिलीफ मिलता है तो ये पब्लिक पे लगेगा ना। ये जो इमरान खान कह देता है कि वो खा गया, ऐसा नहीं होता। मतलब ये डेवलपमेंट होगी। देखिए 4 साल में सड़कें नहीं बनी, टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक सिग्नल्स ख़राब हैं। कोई स्ट्रीट लाइट फैसलाबाद की बता दें अगर बनी हो, जहाँ बजाएं हमारे ऑफिस के सामने है या सरगोदा रोड है या किनार रोड, कितनी बिजीएस्ट रोड है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलती। और ये मैं बता दूं कि स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सिर्फ मुरम्मत होने वाली है, और कारपोरेशन के पास फ्री गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई काम नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का फ्यूल लगेगा और फैसलाबाद भर की स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएंगी। लगी हुई मुरम्मत करनी, बंदे रखे हुए हैं, ये डीसी की नाकामी होती है, ज़िला इंतज़ामिया की नाहिली होती है। एग्जैक्टली, ये सीएम की नाकामी है कि ये पैच वर्क नहीं हो पा रहे ना, मामूली नोयत के काम है। M&R के मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की मद में को 50 करोड़ रुपया रखा जाता है सड़कों के लिए, वो सारा का सारा लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है लाहौर, किसी और मद में लगा दिया जाता है। ये मामूली काम नहीं करवाए जाते ना, पब्लिक से टैक्स ले लिया जाता है। देखें अब हमजा चंद दिनों में रहा है तो वाज़े फ़र्क दिखाई दिया। अभी अगर 1600 अरब रुपया लग जाता है, इससे महंगाई भी कम होगी, इससे सब्सिडी भी दी जाएगी, इससे डॉलर कंट्रोल होगा, फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल होगी। फिर सऊदीया के साथ जो जिस तरह से टर्म्स बने हैं, ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है, शायद वो $12 अरब की लागत की एशिया की या जनूबी एशिया की कम अज़ कम सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी होगी, उससे हम टैक्स की मद में या रेंट की मद में अच्छा खासा कमा सकेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान को डील नहीं करेंगे, जो करीबी ममालिक है उनको भी डील कर सकेंगे। चाइना के साथ वो जो सऊदीया वाले, फिर सऊदीया ने एक हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया जो पैसे देंगे इस मद में। तो ये देखिए अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, खारजा पॉलिसी की मद में जो है वो अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। खान साहब के होते हुए खारजा पॉलिसी की मद में काफ़ी ख़राब ताल्लुकात रहे हैं, बड़े ममालिक के साथ भी, छोटों के साथ भी। IMF ने शिकंजा सख्त किया हुआ था। FATF देखिए, FATF एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है,
उसमें भी जो इमरान खान को रखा गया था, कई वजूहत थी जिसमें जो हम मुसलसल ग्रे लिस्ट थे, अभी वाइट लिस्ट में आ गए हैं, तो जो है वो बैरूनी सरमायाकारी वो ज़्यादा करनी आसान हो गई है। तो ये हालात जितने बुरे रहने थे, 6 माह रह गए हैं, 200 दिन गुजर गए हैं, तकरीबन 7 माह के करीब, तो अब हालात बेहतर होंगे। यही चीज़ इमरान खान को टिकने नहीं दे रही। 6 से 7 माह उन्होंने निकाल लिए जो कि बदतरीन थे, लेकिन अगर बहुत चीज़ें बदलने वाली चीज़ें बेहतर होने वाली हैं तो वो जो एहतजाज पे शुरू हो गए। किसानों को जो रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें कर्जे दिए जा रहे हैं, या जिस तरह से DAP कम की गई है, सोलर लगाए जाएंगे ट्यूबवेल के, तो वो उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये पंजाब को करना चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर पंजाब का शोबा है, ये पंजाब को करना चाहिए था। परवेज़ लाई जो किसान पर्सपेक्टिव है, उनका बैकग्राउंड है, लेकिन फेडरल कर रहा है। ये पंजाब की बड़ी नाकामी है कि पंजाब धरनों पे फोकस कर रहा है। पंजाब जो है बहुत सारी चीज़ें वफाक से लोग गालियाँ खा रहा है इस वक्त। Exactly. शायद वो बता नहीं पा रहे, या ये नून लीग की या PDM की एक नलायकी आप पहले बता चुके हैं। 1990 की सियासत कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। देखिए, महंगाई जितनी भी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो सारे के सारे DC के अंडर, DC को आर्डर है कि आपने महंगाई कम नहीं होने देनी ना। ये बड़ा एग्जैक्टली ये बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि गालियाँ शहबाज शरीफ खाएगा महंगाई की। और जो इनके बड़े बड़े जो हाक्स है या दलेर लोग हैं, वो इस्लामाबाद से निकल नहीं पा रहे। देखिए कितनी बड़ी नाकामी है इनकी कि वो इस्लामाबाद जाके छुपे हुए हैं ना। निकले, गिरफ्तारियां दे, कौन से उनके मतलब कोई जो है वो 780 के केस हैं कि वो जमानत नहीं है मेरा जो फिर रहे हैं, और वो भी नहीं फिर रहे। अब वो भी 2 हफ्तों से, इलेक्शन के बाद से वो वापस नहीं आए। मैं एक उमैर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी। उमैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद में देखेंगे, क्योंकि इस धरने के ऊपर थोड़ा सा हम वापस आएंगे। एक मेन नुकता है यूथ विंग और ख़वातीन, जो इमरान खान ओन करते हैं सबसे ज़्यादा। फैसलाबाद में एक ही इकलौती MP हैं फिरदौस राय, उनका बाकी जो वुमेन विंग से जितना इख्तलाफ है सबको पता है। मतलब मैं पंजाबी में वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, तो जितना वैर आपस में है, आपस में एक दूसरे को शक्लें देखना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ यूथ विंग कहें तो मेरे ख्याल में वो दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी है इतनी ज़्यादा उनकी आपस में है कि वो यूथ विंग के 2 धड़े एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक कुछ MPs के साथ हैं, कुछ MPs के साथ हैं। एक फैजुल्ला कबूका का धड़ा है तो एक फ़रख हबीब का धड़ा है। बज़ाहिर सामने हो जाते हैं, नहीं तो फिर नहीं नज़र आते। दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, निजी महफलों में इसका इजहार भी करते हैं। कितना लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को ठीक करने में नाकाम है, और अगले इलेक्शन में और ख़ासतौर पर इस धरने में जाते वक्त भी ये चीज़ें सामने दरपेश आएंगी? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो नून लीग हो, जिस किसी कारकुन के साथ ज़्यादती होती है, जो टिकट का हकदार होता है, उसको अगर टिकट नहीं दिया जाता तो बाद अज़ां सिर्फ उसे मुतमईन करने के लिए या आप उसे कह लें कि खुश करने के लिए कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाता है। और यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है कि 18 के इलेक्शन में हम देखें, टिकट जो थे वो मोस्टली पैराशूटर्स को दे दिए गए। वो नज़रियाती कारकुन जो खान के साथ पिछले 20 सालों से चले आ रहे थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और बाद अज़ां फिर उनको खुश करने के लिए या आप कह लें कि डंग पाने के लिए उन लोगों को तंजीमी ओहदे दे दिए गए। और फिर उन ओहदों में भी उनके साथ जो मजाक किया गया, पहले तो उनके पास कोई इख्तियारात नहीं, फिर उसके बाद ये कि PTI की जानिब से हर चंद महीने बाद वो तंजीमें तोड़ दी जाती हैं। फैसलाबाद के साथ जुल्म ये हो रहा है, इसको शटल कॉक की तरह बना दिया है। कभी इसे वेस्ट पंजाब में शामिल कर दिया जाता है, कभी इसे शुमाली पंजाब का हिस्सा बना दिया जाता है। हर 6 महीने बाद तंजीमें तोड़ी जाती हैं, वेस्ट पंजाब में शामिल कर दिया जाता है। फिर अगले 6 महीने बाद तंजीमें तोड़ी जाती हैं, तहलील कर दी जाती हैं शुमाली पंजाब। और ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो रही है। जहाँ तक आपने बात की यूथ विंग की और ख़वातीन विंग की, यूथ आप देखें कि इमरान खान की हामी सबसे बड़ी जो है वो नौजवान नस्ल है। नौजवान वोटर जो है वो ही इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत, हकीकी ताकत है। मगर यूथ विंग के फैसलाबाद में हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। उसमें भी यही सूरत हाल चल रही है। हर 3 से 4 महीने बाद तंजीम तहलील की जाती है और फिर वही जो चंद एक मंजूर नज़र बंदे हैं उनको आगे लेकर आया जाता है। अगर मेरिट पे कुछ कारकुन लग गए तो वो दूसरा ग्रुप फिर अपना प्रेशर डालता है और उसके बाद वो तंजीम दोबारा तहलील हो जाती है और उन दूसरे लोगों को बना दिया जाता है। और ख़वातीन के अंदर इससे भी बुरी सिचुएशन है कि फैसलाबाद में PTI की कोई ख़वातीन तंजीम वजूद में ही नहीं है। उसकी वजह ज़ाती चपकलिश है। चपकलिश इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं
कि उनका ज़्यादा कोशिश होती है इस्लामाबाद जाके मीटिंग कर लें, तस्वीर बना लें, या जो MNA MPs हैं जो मदर बॉडी है उनके अंदर मैं वो लफ्ज़ ही शायद नागुज़री वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगेगा, उनके साथ खड़े होकर या उनकी मीटिंग्स के अंदर जाके तस्वीर बनाना कि असद उमर आए हैं। इवन कि आप ऐसा करें कि आप अपना रिस्पेक्टिव वे रखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होगा। और फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की लड़कियों की वो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन नहीं कर पा रही क्योंकि वहाँ माहौल अच्छा नहीं पैदा किया जाता। जब आप देखें कि वहाँ पे किसी तंजीम का वजूद ही नहीं है, उसको चलाने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि टिकट होल्डर्स भी मदर बॉडीज़ के मतहत होते हैं कानूनी तौर पे या आइनी तौर पे। अच्छा, जब PTI का ख़वातीन विंग ही मौजूद नहीं है, एक दो बार नोटिफिकेशन हुए लेकिन वही वो लड़ाई आपसी झगड़ों की वजह से, चपकलिच की वजह से वो तंजीमें फिर दोबारा तहलील कर दी गई और आप फिर ख़वातीन का अल्लाह ही हाफिज़ है बस इसी तरीके से चल रहे। और सूरत हाल ये है आपस में इनके ख़वातीन विंग की कि 2-3 रोज़ कबल लॉन्ग मार्च के हवाले से एक नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, 2 ख़वातीन अहदेदारान को कोऑर्डिनेटर्स बना दिया गया लॉन्ग मार्च की, मगर उस पर भी सोशल मीडिया कैंपेन उनके मुखालिफ चल रही है कि इनके जो नोटिफिकेशन हैं वो कैंसिल किए जाएँ। ये लोग ख़वातीन की हकीकी नुमाइंदा नहीं है। मैं यहाँ वक्त कम है, अब्दुल रहमान की तरफ सिर्फ कंक्लूजन चाहता हूँ क्योंकि आपके वाले पॉइंट पे मैं इतना कह दूँगा, फिरदौस राय भी अगर रही हैं, वो वाइस चेयरमैन FD भी रही हैं, कुछ ख़वातीन के लिए एक हम 0.1% भी कहें तो काम कोई परफॉर्मेंस हमें उनकी नज़र नहीं आई, बल्कि ख़वातीन की नाराज़गियाँ ही हमें उनके साथ नजर आई। अब्दुल रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम नून NA 108 के इलेक्शन के बाद ये नज़र आया था, लोगों ने कहा राना सनाउल्लाह की वजह से दिल से साथ देते इसलिए आबिद शली हार गए, लेकिन वहाँ मजबूती ज़्यादा नज़र आ रही है। हल्के में जो इफ्तिताह हो रहे हैं उसमें दोनों की फ्लैक्सें अब इकट्ठी लग रही हैं, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, मतलब वो जो घर हैं उन पीछे जो भी लोग सपोर्टर हैं, लग रहा है कि वहाँ तकसीम होने की बजाय खुशगवार माहौल जारी है। जी हाँ बिलाल, वो मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी बेहतर हुआ है, दोनों दड़े मिल गए हैं। अब जो हर हल्के में उनको फ़ायदा होगा, इससे पहले हर हल्के में ये नुकसान हुआ था, तो ये जनरल इलेक्शन में इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा और PTI के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो लोग अभी तक नहीं मिल पा रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये बड़ी दोनों की कीमती आरा थी क्योंकि अगर हम देखें, हमने फैसलाबाद की जब बात करनी है तो जो ख़ास तौर पर तंजीम साजी मरकज़ी नुक्ता होती है कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ताहाल अभी तक धड़ेबंदी है और जो 2 ग्रुप हैं उन ग्रुप्स के अंदर भी जो लोग हैं वो भी निजी महफलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अपना गुबार हैं वो निकालते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम नून शायद इतनी तनकीद बर्दाश्त कर चुकी है, इतनी कर चुकी है कि उन्होंने कहा इकट्ठे बैठ जाएँ, नहीं तो फिर हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। शायद इस नुक्ते का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वो चीज़ें जो हम ग्राउंड रियलिटी में रोज़ की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं। तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नए मेहमान होंगे, तो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, 1 घंटा हमारा मुकम्मल हुआ था, दूसरा अब बड़ा ख़ास घंटा जो उसका आगाज़ हुआ है। मेहमान भी नए होंगे तो मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले हमारे साथ फ़रा बतूल साहिबा मौजूद हैं जो कि पहली फैसलाबाद की फ़ीमेल SHO हैं। मतलब SHO वुमेन थाने में तो रह चुके हैं, लेकिन ये अगर हम बात करें रेगुलर जो थाने हमारे हैं उनके अंदर पहली खातून SHO जो कि SHO रेल बाज़ार के तौर पर काम करी। बहुत शुक्रिया आपको देने की। जबकि उनके साथ बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान हाफिज़ कामरान असगर साहब मौजूद हैं, SP हैं लालपुर डिवीज़न के और ये इसी डिवीज़न के SP भी हैं। बड़ी ज़रूरी है ऐसे लोग, ख़ासतौर में कामरान साहब का जिक्र यहाँ कर दूँ, जो लोग और उनके साथ कुलीग्स या मतहत ख़वातीन प्रोग्रेस कर रही होती हैं, उन लोगों को क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है क्योंकि वो मर्द इस काबिल होते हैं कि वो ख़वातीन की पेनिट्रेशन को कबूल करते हैं, उनको मुनासिब हिस्सा देते हैं माशरे के अंदर कि आपका किरदार है। तो मैं सबसे पहले फ़रा बतूल साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया। और कैसे देख रही हैं कि एक रेगुलर थाने में ड्यूटी करना और ख़ास तौर पर एतमाद बहाल करवाना, जबकि अभी भी हमारे अगर बात करें तो 8 बाज़ार और दीगर जो बाज़ार और ज़्यादातर सिविल लाइन का एरिया और दीगर चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन अभी भी आप लगता है कि आपके आने से कोई तब्दीली देखी, वो ख़ास तौर पर ख़वातीन का जो इत्मीनान और या अदम एतमाद होता था थानों पर, उसमें कुछ बेहतरी आपने नोट की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इज़्ज़त दी, रहमत की मुझ पर। उसके बाद मैं अपने तमाम अफसरान का जिन्होंने मुझ पर एतबार किया, एतमाद दिया मुझे अपना कि मैं और मुझे वो सामने लेकर आए और मुझे ये मौका फ़राहम किया। बीइंग अ फ़ीमेल थोड़ा हमारे लिए अभी जो है वो थोड़ा मुश्किल भी नहीं कह सकते, थोड़ा चैलेंजिंग है
ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको जो है वो आगे लेके चढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा हमारे CP साहब का इनिशिएटिव था, SSP साहब थे, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन थे, तमाम SP साहबान थे, ठीक है। तो इनका अतमाद जो इन्होंने हम पे किया, मुझ पे किया, तो इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर इसको मज़ीद जो है मजबूत करेंगे और आगे इसको लेके चलेंगे। बात रही फ़ीमेल्स की हद तक, तो फ़ीमेल्स का एतमाद जो है वो ज़ाहिर बात है फ़ीमेल्स को लेके जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उनके साथ जो है वो बात करना उनको थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है, जो वो मेल से नहीं कर सकती हैं। क्योंकि ये एक रेगुलर पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन से हट कर है, लेकिन यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है वो मेल्स को भी बहुत कोऑपरेटिव देखा है। और यहाँ पे जो है हमारे थाने का एरिया जितना भी है वो थोड़ा तजारती एरिया, ठीक है, कमर्शियल एरिया। यहाँ पे जितने भी ताजर साहबान, यहाँ पे हमारे जितनी भी मार्केट्स हैं, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे जितनी भी तजारत और वो जो ख़ास तौर पे कपड़ा जो हमारा सनती है मामला, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो इस हवाले से जितने भी मामला थे वो मैंने देखे और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे इस हवाले से कोऑपरेट किया है। तो हमें पहले अपनी पाक फ़ौज के अंदर एक खातून नज़र आई, वो लेफ्टिनेंट जनरल के उहदे पर फायज होकर एक कोर कमांडिंग के अंदर गई। तो अब फैसलाबाद की हद तक, जो हम फैसलाबाद का हमेशा जिक्र करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि रास्ते खुल गए हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए, और जो पुलिस ऑफिसर्स आपके मतहत या सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर आई होंगी, उनके लिए एक मौका है कि अब वो ग्रो कर सकती हैं कि अगर एक आ सकती है तो हम भी लग सकती हैं? बिल्कुल, मैं ऑब्वियसली इसमें जो है वो ये बात ऐड करूँगी कि उनके अंदर जो है वो मेरे लगने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। ऑब्वियसली वो मुझे देख के इंशाल्लाह जो है वो इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके चलेंगे और अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इस हवाले से, ताकि मज़ीद मैं सबको ये मैसेज देती हूँ और अपनी कोलीग्स को भी, जो मेरे से जूनियर्स हैं उनको भी, कि वो आगे बढ़ें और पीछे ना हटें, अपने आप को छुपाएं नहीं, ठीक है। जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने चीज़ को जो है वो पैदा किया है, डाला है, उसको बाहर लेकर आए, ना कि अपने अंदर जो है उसको रखें और रख के जो है वो उसको ज़ाया कर दें। तो लोगों की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, खिदमत की जाए, बिल्कुल अपने शहर की भी। मैं हाफिज़ साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको क्रेडिट दोबारा से दूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे CP फैसलाबाद को, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी अगर देखें तो अदाद शुमार हमारे सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं, वो जब भी ऐसा मौका होता है तो वो बताते रहते हैं फिगर्स के अंदर ख़वातीन का एतमाद बहुत कम, बहुत लो लेवल का होता है। वो चाहती हैं थाने गए, लोग ये समझने से अभी भी कासर हैं कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है FIR को पहाड़ नहीं है जो आपके ऊपर गिर जाना है, ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो आप दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर थाने का गेट भी क्रॉस कर गए तो हम फिर बाकिरदार नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत मजबूत डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं, CPO, RPO, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, ये यहाँ सफ़र शुरू हुआ है और मेरे ख्याल का जो मॉडल थाने और ख़ास तौर पर जो एक अप्रोच हम बदलना चाह रहे थे थाना कल्चर की, उसके अंदर भी हमें परवान चढ़ाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब पुलिस एज अ डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज कर चुकी है कि द वुमेन ऑफिसर्स जो कि हमारे डिपार्टमेंट हैं, वो बहुत सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें मर्दों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। और ऑब्वियसली आप एक चीज़ ख़ुद इसको फील करते हैं कि दे आर लेस प्रोन टू अदर इवल्स ऑल्सो, जो कि हमारे पुलिस में कभी कभी जो है मेल ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो ब्लेम की जाती हैं। तो पंजाब लेवल पे IG साहब ने मुख्तलिफ ज़िलों में जो है वो जो है ख़वातीन ऑफिसर्स को तैनात की है। तो इसी पैटर्न पे RPO साहब और CPO साहब ने इस विज़न को अमली जामा पहनाया है कि एक ख़ातून ऑफिसर जो कि इक्वली जो है वो काबिल है किसी भी मेल काउंटर पार्ट के, उसको एक इम्पॉर्टेंट पुलिस स्टेशन में जो है SHO का किरदार सौंपा गया है। तो सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का ये है कि क्या वो FIR से रिलेटेड जो ख़वातीन का ट्रस्ट है पुलिस सिस्टम के ऊपर और ख़वातीन का पुलिस स्टेशन में आना, देखें इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड डिपार्टमेंट्स कि वो अपने तमाम शहरियों को इस चीज़ का एहसास दिलाए कि वो उनका यहाँ पे चलना रहना, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारना जो है वो एक प्रॉपर सेफली जो है उसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो हम इन स्टेप से और भी बहुत सारे स्टेप से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का एतमाद बहाल किया जाए निज़ाम के ऊपर और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि इट्स आवर मैंडेट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पुलिस डिपार्टमेंट, एज पुलिस ऑफिसर्स, बीइंग लेडी ऑफिसर्स और मेल ऑफिसर्स। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर तबका ज़िंदगी के लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हम उनकी खिदमत के लिए हरदम कोशिश हैं और हमें
ये मैंडेट दिया गया है कि वो आए हमारे पास अपनी मुश्किलात बताएं और हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस उनको दे सकें। अच्छा, क्योंकि आपके एरिया है लालपुर टाउन का, तो उसी के तहत रेल बाज़ार थाना जो चलता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या मेल बिहेवियर के अंदर तब्दीली रिकॉर्ड की वहाँ कुछ इनकी मौजूदगी में? क्योंकि अक्सर हमारे ताजर जो भी लोग हम ये हमारा एक माहौल बन गया, हम तल्ख ज़ुबान में बोलते हैं अगर कोई मर्द बैठा हो, लेकिन खातून बैठी हो थोड़ा सा हम लिहाज करते हैं, यार हम बेटी है, बहन है, थोड़ा सा प्यार से बात करने, माहौल भी बदलना शुरू हो जाता है। देखिए, हर जेंडर के इंट्रैक्शन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारी ये, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशंस भी हैं कि जब हम किसी खातून से बात करते हैं तो हम अपनी टोन को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने पोस्चर को बड़ा रिस्पेक्टफुल रखते हैं। तो ये हमें एक एडिड एडवांटेज है बिसाइड इनकी प्रोफेशनल एटीट्यूड के, कि लोगों का रवैया जो है इन जनरल, जो कि सॉरी टू से हमें खुद इम्प्रूव करने की हम सबको ज़रूरत है, वो इनकी मौजूदगी में बहुत बेहतर रहता है। थाने में जो इंटरेक्शन है, पुलिस स्टेशन में जो किसी भी केस से रिलेटेड इश्यूज़ हमें आते हैं, वो इनके मौजूदगी की वजह से जो हमारा हार्श बिहेवियर है उसमें बड़ा बेहतर रिस्पांस है, लोगों का एटीट्यूड बहुत बेहतर है मैडम के साथ। और इसमें ऑब्वियसली इनकी अपनी भी काबिलियत शामिल है कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि एक SHO ऐसी हैं जो कि बात सुनती हैं, चीज़ों को समझती हैं, उनका प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ इतनी हैं कि वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली उस बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा क्योंकि हाफसा ने जो बात की, जो CSP ऑफिसर्स हैं इनके अंदर तो वो चीज़ बड़ी ट्रेनिंग के अंदर शामिल थी, लेकिन एक लैक मौजूद था SHO लेवल्स के ऊपर बहुत देर से। वहाँ फिर पहले ये किया गया कि पढ़े लिखे लड़के लेके आए गए सब इंस्पेक्टर के तौर पर, फिर उनकी प्रमोशन हुई, वो सब इंस्पेक्टर्स को बहुत बड़ी तादाद में थाने दिए गए, और इसके ऊपर एतराज़ात भी उठे जो इंस्पेक्टर सीजन इंस्पेक्टर थे, लेकिन उन्होंने एतराज़ात उठाए, लेकिन फिर भी हमने मुस्बत रिजल्ट्स देखे। तो आप समझ रही हैं कि नौजवान भी जो इस साइड पे आ रहे हैं उनका फ़ायदा हमें इस हवाले से हो रहा है कि जो लोगों का इत्मीनान है और लोगों का ये ट्रस्ट है, कोई एक लफ्ज़ बोल दिया करता है, हमें लगता है कि पुलिस स्टेशन है तो शायद यहाँ करप्शन ही होगी, ये पर्सपेक्टिव रिमूव होता नज़र आ रहा है, उसकी तदारक हो रहा है, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल। पहले हमारे भी लोग पुराने थे, अब लोग भी नए आ गए हैं, नौजवान आ रहे हैं, वो आके जब केस जस्टिस करते हैं तो एक बिहेवियर भी अच्छा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से ऐड करूँगी। पहले थोड़ा हमारे डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे इसमें, जो अगर हम बहुत पीछे थोड़ा 80s में चले जाएँ, 90s में चले जाएँ, लेकिन अब बहुत चेंज आ गया है। ठीक है, अब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। पहले पुलिस का एक्चुअली लोगों का जो आवाम का रवैया या लोगों की जो सोच है, उनका बस एक परसेप्शन ये बन चुकी थी कि हम यहाँ गए तो पैसे हों तो फिर हम जाएं, सिफारिश हो तो हम जाएं, ठीक है, उसके अलावा जो है वो पुलिस तो हमारा सुनेगा नहीं, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन अब ये सारी परसेप्शन जो है वो मोस्टली चेंज हो गई हैं, काफ़ी हद तक चेंज हो गई है जब से जो है वो पढ़े लिखे लोग मज़ीद जो है वो हमारी यंग जनरेशन जो है वो आगे आई है और यंग लोग जो हैं वो SHOs लग रहे हैं। तो उस हवाले से जब से ये थोड़ा प्रमोशंस आ गई हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज भी आ गया, लोगों के अपने परसेप्शंस भी जो हैं वो चेंज हो गए, मुस्बत सोच की तरफ जो है वो लोग बढ़ रहे हैं और एतमाद कर रहे हैं इस हवाले से। आप खासतौर पे हमारी ख़वातीन आज बहुत ज़्यादा देख रही होंगी, तो उनका क्योंकि अमूमन मॉर्निंग शोज़ के अंदर तादाद भी अगर व्यूज़ की बात करें तो ख़वातीन एक बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब खातून पार्टिसिपेंट जब मेहमान हमारे पास आएँ तो उनका इंटरेस्ट, उनकी कॉल, बल्कि मैं रिक्वेस्ट लोगों से भी करूँगा कि अगर कोई भी कॉल करना चाहे और इनसे भी पूछना चाहे कि ये यहाँ तक पहुँची हैं, आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं, कोई आपको मोटिवेशन भी चाहिए हो, कोई सवाल भी हो SP साहब से मुतलका भी, तो आप 0316041004 पे कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोई सजेशन भी देना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हाफ साहब, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो आप लोगों की वजह से सबसे पहले माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर कुछ अगर तब्दीलियाँ, मरकज़ी तब्दीलियाँ हों तो वो कौन सी होनी चाहिए? क्योंकि ये मैं बिलाशुबा आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, आपसे सवाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि सियासी मदाखलत ताहाल अभी तक बड़ी पेनिट्रेशन की हुई है और हम समझते हैं कि पुलिस वाले मरकज़ी हैं और पुलिस को चेंज करने का हर एक का इरादा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस करके चेंज करना और फिर ये कहते हैं देखें जी हमारी वजह से चेंज हुआ, इसको आप कितना देखते हैं, कितना समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा न्यूट्रली बिहेव करने का मौका दिया जाए तो ज़्यादा सिस्टम प्रिवेल कर सकते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो आपका इवॉल्विंग सिस्टम है उसके साथ आपने अडेप्ट करना है कि आपने उसमें कैसे अपना रोल जो है वो अपना किरदार अदा करना है। इसमें इस किरदार को मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट करूँगा कि देखें, आप जब ओवरऑल सिस्टम के ओवरहॉलिंग की बात करते हैं तो इट सीम्स अ वेरी बिग जॉब। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने पॉइंट पे, अपनी जुरिस्डिक्शन में, अपनी कैपेसिटी में
आप अपनी कैपेसिटी में, मैडम फरा अपनी कैपेसिटी में, हम सब अगर अपनी अपनी कैपेसिटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की एक कोशिश करें और उसको एक चेंज लाने की कोशिश करें, तो आई थिंक ओवरऑल सिस्टम जो है वो बेटर परफॉर्म करने लग जाएगा। तो हमें अपनी अपनी एफर्ट करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्पाइट कि वी ऑल आर ब्लेमिंग कि जी हमें ओवरऑल सिस्टम ओवरऑल करने की ज़रूरत है। सिस्टम में एक स्ट्रेंथ मौजूद है जो आपने मुख्तलिफ केसेस में देखा पिछले 3-4 माह में कि किस तरह पुलिस ने हर कोशिश की कि हर कमज़ोर के साथ खड़ा, और स्टेट के तौर पे, स्टेट के एक डिपार्टमेंट के तौर पे हम हर जो है एग्रीव्ड पार्टी या जो भी उसमें बंदा मजबूर था उसमें हम उसके साथ खड़े हों। तो ये जो सेटअप है अपनी अपनी ज़ात में, अपने अपने सेटअप में चेंज ला के और किसी कमज़ोर तबके के साथ खड़े हो के जो आप चेंज ला सकते हैं, उससे बड़ी चेंज कोई नहीं है। थैंक यू। आप कैसे देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में देखने वाले सबसे अहम सवाल जो करेंगे, जो शायद मेरा भी सवाल होगा कि वक्त की पाबंदी नहीं होती है एसएचओ के लिए, चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि हर एक को होता है कि 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, इन लगाएं आउट लगाएं, घर चले जाएं। तो यहाँ तो ये सूरत हाल नहीं है। रात हमारे अनफॉर्चुनेट कुछ हादसा ऐसे होते हैं, रात 2 बजे भी नहीं देखे जाते, 1 बजे लड़ाई होगी तो वहाँ शुरू हो गया, बच्चों से शुरू होने वाली लड़ाई बड़ों तक चले जाती है, और कई लड़ाइयों का या कई तफ्तीशों का रुख ऐसा मोड़ा जाता है कि सच एक तरफ रह जाता है, फिर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कितना आपके लिए मुश्किल मरहला है? देखिए, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी ट्रेनिंग में ही शामिल किया गया। जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, तो हमें एक बात समझाई जाती है, और जब हम इस डिपार्ट को ज्वाइन किया था तो हमें ये बात समझाई गई थी कि ये 24 आवर है, ठीक है। तो उस वक्त से माइंड सेट है, और फिर हमारी ट्रेनिंग में ये बात शामिल कर दी गई और हमें बता दिया गया और हमें समझा दिया गया, बल्कि सिखा दिया गया कि आपने कैसे मैनेज करना है। इसी को तो डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो वो मैनेज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फैमिली है, फिर रूटीन बन जाती है, रूटीन के साथ जो है फैमिली का सवाल मरकजी होगा ना कि मतलब हाफसा मौजूद है, हम मौजूद हैं, यहाँ देखने वाले मौजूद हैं, वो सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि बेटी जाती है तो शाम को आ जाए घर, इतने वक्त तक आ जाए, अगर नहीं आई तो माँ बाप को परेशानी शुरू हो जाती है। वो कॉल्स करते हैं, उसके रिक्शे वाले को पूछेंगे, उसकी ट्रांसपोर्ट वाले को पूछेंगे, ड्राइवर को पूछेंगे, अब तक नहीं पहुँची, तो फिर क्या कॉल्स आती हैं, उनको तसल्ली दे दी, क्योंकि देखने वालों को सवाल बार बार इसी से मुतल्लिका आपको आएंगे। नहीं, ऐसा मुझे कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट थी, और फैमिली में जो है उनको सब पता था कि मतलब जो है वो क्या ज्वाइन किया और इसमें कैसी है। तो ऑलरेडी इस हवाले से जो है वो अवेयर थे कि मुझे कैसा जो है वो वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो इस हवाले से मुझे कोई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा कि आप क्यों नहीं आई, कैसे है। तो आई ऑलवेज देयर जो है वो इन माई ड्यूटी। तो मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए। हर घर के अफराद जो हैं उनको बड़ा मजबूत होना चाहिए। मैं हाफ साहब का फ़ायदा उठाते हुए मौजूदगी ये भी कहूँगा, जब बच्चे CSS का पोजीशन पे जाते हैं तो ये हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कोई बात नहीं, टाइम लग भी जाए, ये भी अच्छे ऑफिसर हैं। लेकिन अगर हमने पूरा निज़ाम ठीक करना है, पूरा सिस्टम ठीक करना है, तो जो लोग या जो नशिस्तें या जो ओहदे नीचे भी हैं, बिलाशुबा लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। जब हम बल्दियात की बात भी करते हैं तो बिल्कुल इनका भी इंटरेक्शन वैसे होता है, डायरेक्टली आवाम से कनेक्टेड जो लोग हैं उनके ऊपर भी हमें थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए। ख़ासतौर पर हमारे सिस्टम को और ख़ानदानों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है। मैं हाफ साहब की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, दोबारा वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू हमारी जारी है। तो मैं हाफ़ साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाफ़ साहब, इस वक्त थानों के अंदर हमारे FIRs के अंदर बात करें, क्योंकि ये बड़ा एक मौका होता है आप लोगों की मौजूदगी के अंदर कि अगर हम रेस्क्यू 1122 की बात करें, आप लोगों की बात करें 15 के अंदर जो कॉल्स हमारी ऑनलाइन मौजूद है, बहुत फेक कॉल, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, और मेरे ख्याल में अगर अदाद शुमार देखें तो 50% ज़ायद उधर हम चले जाते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बता दें कि हमारे बिलाशुबा मैं अवाम पे तनकीद करें तो अवाम थोड़ा गुस्सा भी कर जाती है, लेकिन कर थोड़ा सा हमें बेहतरी हमने सब अपना पार्टिसिपेशन वो डालना है, क्योंकि रेल बाज़ार हमारे पास एक ऐसा थाना होता है जो आपका लालपुर एरिया जो फैसलाबाद का बड़ी क्रीमी एरिया है, जहाँ लोग थोड़े से तहजीब और तमद्दन और एजुकेशन के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। स्कूलिंग है, एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ उसी हल्के के अंदर उसी सर्कल के अंदर आ जाता है। तो कितना इस वक्त ज़रूरी है हमें ये माहौल ख़त्म करना ताकि संजीदगी आ जाए, और अगर हमारे FIR से पहले भी जो वहाँ फ्रंट डेस्क बनाए गए हैं वहाँ भी गैर संजीदा लोग आना ख़त्म हो जाए, और ये लोग समझ लें कि FIR दर्ज होना जो है वो FIR आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर वो एक्चुअली होगी तो रजिस्टर हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर आपको कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहा, बल्कि आपको बता रहा है कि समझ जाएँ, सब्र कर लें, को FIR आपने दूसरे के ऊपर पहाड़ नहीं गिरा देना। जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि जहाँ तक के फ़ेक कॉल्स हैं,
आई एम वेरी सॉरी टू कोट दीज फिगर्स के तकरीबन अबव 80% कॉल्स जो हैं वो फ़ेक होती हैं। फ़ेक होती हैं या आप कह सकते हैं उसका पुलिस रिलेटेड मैटर्स नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड ऑन द सिस्टम आ जाता है और उसको जो है ना आपको बेयर करना पड़ता है। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि जो कॉल हो, जो आपको जेन्युइन हेल्प रिक्वायर्ड है पुलिस से, उसके लिए आप ज़रूर कॉल करें और वी विल बी अवेलेबल। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, आप इस चीज़ को देखेंगे कि इसका मकसद ये नहीं है कि लोगों को कॉल करने से डिस्करेज किया जाए या लोग पुलिस फ्रंट डेस्क को अप्रोच ना करें। हमने ये हमारे सेटअप की खामी है जिसकी वजह से कुछ जो है नापसंदीदा लोगों को ये लगता है कि पुलिस हमें इसमें जो है सपोर्ट कर सकती है और वो पुलिस के सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और मैं क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% जो है वो अनसक्सेसफुल रहते होंगे। हो सकता है कोई चंक इस सिस्टम के लूप होल से फ़ायदा भी हासिल करता हो, जिसको हम कोशिश करते हैं कि उसको स्टॉप किया जाए। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ पुलिस डिपार्टमेंट कि हम लोगों को अपने कंडक्ट से इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि जो नापसंदीदा अमल है या जो कोई झूठा कंप्लेनेंट है या जो कोई फॉल्स किसी के ऊपर ब्लेम है, उसको हम इंटरटेन नहीं करेंगे। अगर हम अपनी ये प्रैक्टिस बना लेंगे तो लोग खुद आना छोड़ देंगे। तो ऑब्वियसली ये जो करेक्शन है वो दोनों साइड्स पे जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि एज अ पुलिस ऑफिसर्स भी हमें अपने कंडक्ट से ये साबित करना चाहिए कि वी आर स्टैंडिंग ओनली विद द पुअर एंड विद द एग्रीव्ड पार्टी, जो कि कमज़ोर आदमी है, जो कि किसी चीज़ में उसके साथ ज़्यादती हुई है, हम उसके साथ हैं। तो दूसरी तरफ से फिर ख़ुद ब खुद जो है वो रिस्पॉन्स जो है प्रोपोर्शनली ठीक हो जाएगा। मैं आपकी तरफ मैडम बढ़ूँगा। अब सिटी एरिया अक्सर औकात हमें पता है कि फैसलाबाद के ताजरों के चक्कों के पर्चे ज़्यादा होते हैं। इस थाने के अंदर ज़्यादा रुझान भी उनका, रेल बाज़ार आ गया, हमारा कारखाना बाज़ार आ गया, चिन्योड़ बाज़ार, ये मुल्हका जा जितने भी, चिन्योड़ तो उधर चले गया लेकिन बाकी जो बाज़ार हैं वो उधर आ गए। तो यहाँ ताउन की रेशो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर नज़र आती होगी एज़ कम्पेयर टू हम दूसरे हल्कों में जाएँ। लोगों के पास CCTV नहीं होते, लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ लोग एक्यूरेट चीज़ें भी आपको बताते हैं, चोरी होती है, दुकान पे कैमरे लगे होते हैं, बाज़ारों के अंदर कमेटीज़ हैं, एसोसिएशन के नुमाइंदे, किसी की शिकायत भी करनी है, वो गलत मिस गाइड कर रहा है, मिसटॉट फैक्स कर रहा है, तो वो भी आप किसी को शिकायत कर सकते। तो ये मैं मकसद इस सवाल का ये है कि कितना ज़रूरी है बाकी थानों में या बाकी जगहों पर भी ऐसा रवैया लोग इख्तियार करें तो तफ्तीश में कुछ आसानी हो जाए, जैसी हमें कुछ फैसलाबाद के इन पोश एरियाज़ में मिल जाती है। जी बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, बड़ा अच्छा सवाल है इस हवाले से। बाकी ये जितने भी मेरे एरिया में बाज़ार आते हैं उनमें जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब कैमरास लगे हुए हैं, उनके यहाँ जो है वो चौकीदारान सिस्टम भी है रात के वक्त जो है। इसके अलावा जो है वहाँ पे एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, जो इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़ा कोऑपरेटिव साथ जो है वो लेके चलते हैं। और जब खुदा न खास्ता अगर कोई मामला वहाँ पे बन जाता है, ठीक है, लाइक कोई चोरी का या कोई चेक शेक है या कुछ भी है, तो मसालती कमेटियाँ भी जो है वो इस रेल बाज़ार के एरिए पे एक है, ठीक है। तो मामला जो है ना वो तस्फीर की तरफ जाते हैं और बड़ा अच्छा जो चीज़ है वो ठीक है ये इस हवाले से। तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो चीज़ें, ये जो कैमराज हैं ख़ास तौर पे, ये बाकी अदर अगर जो पीपल्स हैं वो भी पब्लिक के लोग हैं या रहायशी कॉलोनीज़ हैं, आजकल तो वैसे हर रहायशी कॉलोनीज़ में भी जो है ये लोग जो अवेयर हैं वो अपने घरों के बाहर जो है वो गेट्स पे हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। अब तो बल्कि जो है वो लोग अपने घरों के बाहर भी लगाना स्टार्ट हो गए हैं कि हमारे घर का जो बाहर का एरिया जो है वो कवर करें। तो ये मेरा ख्याल है हमारी इन सारी चीज़ों को जो है वो हमारी तफ्तीश को आधी से ज़्यादा मुकम्मल कर देता है। मैं आप सब आपकी तरफ बोलूँगा क्योंकि यही शहरों का एरिया अगर हम देखें तो मैडम ने सही कहा कि लोग ताउन करते हैं, लेकिन मैंने इनसे ये इसलिए क्वेश्चन किया कि यही लोग बाकी रिहाइश दूसरे एरियाज़ में हैं, वहाँ जाके ये ताउन नहीं करते, वहाँ अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ये बड़े अच्छे लोग हैं, कारोबारी हैं। फैसलाबाद बल्कि सेकंड लार्ज टैक्स पेयर सिटी है पाकिस्तान का, और अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ फैसलाबाद से डायरेक्ट होने लग जाए तो हम कराची को क्रॉस करते हैं, हमारा हिस्सा उनके खाते पड़ जाता है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा बनता है। लेकिन फैसलाबाद के लिए आप समझते कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जल्दी होनी चाहिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बजट्स हमें मिल जाए और कुछ हमें भर्तियों के हवाले से पुलिस के अंदर ज़्यादा कोटा मिल जाए तो हमारे शहर को इस वक्त ज़रूरत है। क्योंकि 1 करोड़ के बल्कि आगे मेरे ख्याल में अभी मरदमशुमारी हो तो हमारी 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी निकलेगी। बड़ा शहर है, स्टाफ अभी कम है, जैसे पहले भी CPO साहब इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अप टू डेट हो जाएँ, अपग्रेड हो जाएँ, ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाए तो बेहतर अंदाज में हम परफॉर्म कर सकते हैं। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे RPO साहब हैं डॉक्टर मोइन मसूद साहब, उनकी जो एक विज़न था कि हम इसको सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट लेवल पे अगर उस तरह जो है अभी हमें नियर फ्यूचर में कंप्लीशन नहीं मिले तो हम खुद से कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लें जिससे हम इस फील्ड में जो है कुछ प्रोग्रेस कर सकें। तो उस पर हमारे CPO जो हैं उमर सईद मलिक साहब, उन्होंने एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली
एडवांस किस्म का जो है एक सेफ सिटी का प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाया है, जिसमें एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है फॉर दी इंस्टॉलेशन, और जो आप उसमें अपने कैमरास की जो है वो सारी देख सकते हैं। और सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो बात कर रहे थे कि मैं इसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, जो यहाँ के लोग हैं, मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, कॉलोनीज़ हैं, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा इसमें हमारे इनिशिएटिव में हमें, अब जब हमने उसके सामने अपना इनिशिएटिव रखा है उनके सामने, तो दे आर ईगर टू सपोर्ट अस, कि उनके पास जो कैमरास हैं या वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो जो जिसमें उनकी ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं जो एरियाज़ की, इंपॉर्टेंट एरियाज़ की, उसमें उनके पास अवेलेबल हैं या वो अवेलेबल कर सकते हैं, तो वो हमसे हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शेयर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा और जो कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव और सब कुछ एक ही है कि हमने क्राइम फ्री सिटी बनाना है। तो मैं इस तवसत से अपने सारे रेजिडेंट्स और जो लोग हमसे कोऑपरेट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा, और मैं ये चीज़ बड़ी फ़ख्र से लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो CPO साहब ने इस पूरी एफ़र्ट से ये सेटअप जो है वो प्रोवाइड किया है फॉर फर्दर क्राइम फाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको जिस तरह कम्युनिटी अप्रिशिएट कर रही है उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमारे रिपोर्टर हैं तय्यब मकबूल ने एक ख़बर दी थी कि कुछ नाकाबंदी के अंदर हमें कमी नज़र आ रही है। बिल्कुल आपका तो एक अच्छा एरिया है, लेकिन फैसलाबाद में इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब बिलाशुबा उमर मलिक साहब एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर नाकाबंदी वैसा थोड़ा बहुत हमें कम शहर में नज़र आई है, और अभी सर्दियाँ शुरू हो जानी हैं तो देहात के अंदर ठिकरी पहले तो ऑब्वियसली खुद ही लग जाते हैं, लेकिन शहरों की हदूद के अंदर बहुत सारी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि फैसलाबाद पुलिस की स्ट्रेंथ है 8000 अप्रॉक्सीमेटली, जिनमें से जो एक्टिव स्ट्रेंथ है फाइटिंग द क्राइम, उसके अलावा हमारे बहुत सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 3000 से 4000 के दरमियान है। 3000 से 4000 की जो फोर्स है उसके पास अराउंड 140-150 व्हीकल्स हैं फॉर द पेट्रोलिंग एंड ऑल दिस, और एरिया इज़ ह्यूज। जो फैसलाबाद सिटी है और जो इसका डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, दैट इज़ आवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसमें इस नफरी और इस पेट्रोलिंग व्हीकल्स के साथ हम अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप हर गली, हर सड़क, हर मेन रोड पे मौजूद नहीं हो सकते इन रिसोर्सेज, और इसको अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एरिया और पॉपुलेशन के साथ वो करें, तो हम इस सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है CPO फैसलाबाद ने RPO साहब की गाइडेंस के मुताबिक इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें हमारे SSP ऑपरेशंस बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे सर ने हॉटस्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं क्राइम के, जहाँ पे हम नाकाबंदी कर सकते हैं वहाँ पे हम नाकाबंदी और पेट्रोलिंग के थ्रू, और जहाँ पे हमें कहीं पे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पे हम थ्रू कैमराज एंड CCTV फुटेजेस एक डेटरेंस बिल्डअप कर रहे हैं SSP ऑपरेशंस, ताकि क्राइम जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, और स्पेशली इन विंटर्स जब फॉगी सीज़न होता है और एक क्राइम की जो है वो इस फॉगी सीज़न की वजह से क्राइम थोड़ा इंक्रीज़ करता है, हम उस इंक्रीज़ को ना आने दें और लोगों को जो है उनका जो सिक्योर इन्वायरमेंट है कोशिश करें कि उसको और बेहतर कर सकें और क्राइम को कंट्रोल कर सकें। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कोशिश जो है वो सबसे पहले मेरे ख्याल में कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि खुदा ताला भी उन लोगों की मदद करता है जो लोग कोशिश कर रहे हों। ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने एक पॉइंट था, सवाल था हमें जो मिला तो हमने वो सामने रखा, तो उसके हवाले से तैयारी जारी है। मैडम आपसे बात थोड़ी सी वापस हम ख़वातीन के टॉपिक पे आएंगे। जो नए इस वक्त देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लड़कियाँ होंगी, वो मोटिवेशन करेंगी, तो क्या आपके ख्याल में हमारे बहुत सारे सेक्टर्स, क्योंकि मैं ये ख़ास तौर पर इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमने कुछ टीचर बनना है, उधर इतनी फिलअप गैप हो गया कि वहाँ अब लॉट्स पड़ी हुई हैं और पढ़ पढ़ के बच्चे निकली जा रहे हैं, आगे जगह मौजूद नहीं है। तो कौन कौन से सेक्टर्स खाली हैं? जैसे आप यहाँ आई हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जिन पे हम शायद एतमाद करना नहीं चाह रहे, या हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि यहाँ गए तो लोग मुआशरा क्या बात करेगा, नहीं 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 हमने नहीं जाना। तो कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे कि ये एरियाज़ के अंदर देखने वालों को मशवरा दें कि वो इस तरफ अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको बताएँ कि ये मुहाफ़िज़ हैं, आप ये बने, आप पाकिस्तान आर्मी में जाना भी चाहते हैं, पंजाब पुलिस में आएँ, एलीट फोर्स है, दीगर फोर्सेज हैं, उसके अलावा दीगर जॉब्स हैं जो कि बड़ी बाइज़्ज़त हैं, उस तरफ बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला। मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, आप अपने यहाँ ये बात जो है वो हमारी तरबियत और फैमिली सपोर्ट से स्टार्ट होती है सबसे पहले तो, कि हमारी फैमिली हमें किस तरह जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बच्चों को सपोर्ट करें, ख़ास तौर पे जो है वो हमारी बेटियाँ जो हैं
उनको ख़ास तौर पे सपोर्ट करें, उनको पढ़ाएं। हमारे कुछ अर्सा पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, अगर थोड़ा हम 90s की तरफ जाए तो हमारे तो फीमेल्स को पढ़ाने का जो है बिल्कुल भी रिवाज ही नहीं था पाकिस्तान में कि ये क्या कर लेंगी, इन्होंने क्या करना है, इनको पढ़ाएं, पढ़ा के क्या करना है, बस शादियाँ करें और जाएँ और बस घर को देखें, बच्चे देखें और एंड सो ऑन। लेकिन अब आके जो है वो लोगों का मोड ऑफ माइंड है वो जो चेंज हो गया काफ़ी हद तक। लोग जो है वो अपनी बच्चियों को की तरबियत के साथ साथ उनकी एजुकेशन पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो अब काफ़ी सारे महकमे ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स बहुत आगे हैं और आगे जाके लाइक जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि हमारी एक फ़ौज में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो बन गई हैं, ठीक है। तो मोड जो हैं वो लोगों के अब चेंज हो रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि ख़वातीन चाहती हैं हमें कंप्यूटरों से उठा के प्रोफेशनल काम दें, हमारे पास बिल्कुल, हिम्मत बल्कि है, अब हमारे सिर्फ पास जो है लोगों वो से बात ऑफिस करने की हिम्मत वर्किंग नहीं करना चाह रही, अब तो फीमेल जो है वो फील्ड में आना चाह रही हैं कि हम फील्ड में आएँ, आके जॉब करें, तो हम दिखाएं जो है अपन जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो है वो एक काबिलियत जो तो है हमें तो वो बड़ी खुशी पैदा होती की है है। जब फैसलाबाद की सड़कों पे आम रूटीन में बाइक से लेकर लड़कियां जा रही हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके घर में लड़का नहीं है या नौजवान नहीं है या मर्द नहीं है, तो वो खुद निकल रही हैं। और मैंने रोड पे ये चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, लोग उन्हें जगह देते हैं, उन्हें इज़्ज़त के तौर पर स्पेस देते हैं कि वो अपना बाइक पार्क कर सकें, जा सकें, आ सकें। और मेरे ख्याल में अगर कोई नहीं तो उनको शर्म ज़रूर इस हवाले से करना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए। जितनी स्पेस दी जाएगी मेरे ख्याल खातून उतनी ज़्यादा बाइज़्ज़त तरीके से आगे बढ़ सकेगी। अब ब्रेक की तरफ है, मैं वापस इसी पे आऊँगा, आपसे ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक मुआशरती हक़ और हमारा मुआशरती राइट और इसके साथ ज़िम्मेदारी है कि हमने उन बहनों को, बेटियों को ख़ास तौर पर मुआशरे के अंदर खुद स्पेस देनी है ताकि वो हमारे साथ ईज़ फ़ील करें। अगर हम कुछ नज़रों से देखेंगे तो वो शायद तकलीफ़ फ़ील करें, और हमें मेरे ख्याल में इजहार भी करना चाहिए ताकि उनको पता हो कि ये लोग अपने जेस्चर से नहीं बल्कि हकीकतन हमें सपोर्ट करें। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एसपी साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप सब सालसी का एक सिस्टम बड़ा मजबूत था। हम जब मुआशरती चीज़ों की बात करते हैं तो इसके ऊपर मैं, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं मोहतरमा भी, तो ये बात हमें, क्योंकि हम मॉर्निंग शो का हमारा एक सेटअप है, एक तो आपके ऑफिशियली भी और कुछ पर्सनल हम गुफ्तगू भी करते हैं, तो एक ज़ाती बुनियाद के ऊपर कैसे देखते हैं कितनी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है हमारी सालसी। क्योंकि हम अगर कुछ रिपोर्ट्स हमने की जिसमें तैयब ने भी, हमारे रिपोर्टर हाशिर ने भी, अज़ादार ने भी डिवोर्स रेशोज़ के ऊपर इस वक्त हमारा जो अदम इस्तेकाम बढ़ा है, अदम बर्दाश्त का रवैये परवान चढ़े माशरे के अंदर, इसके अंदर सालसी किरदार बड़े कम हो गए हैं। पहले हमारे बुजुर्ग होते थे, लोग शर्म हया करते थे, रोक लेते थे, शटअप कॉल ना भी दें तो आंख भी दिखा दें बहुत होती थी। लेकिन आजकल वो सालसी जो किरदार जो सालिस बनते हैं वो बेसिकली लड़ाई में सबसे बड़ा वजह वो खुद बन जाते हैं दरमियान में। तो इन लोगों के अंदर हमें कितनी तब्दीली, ताकि जो अदारे हैं उनके ऊपर तनकीद की बजाय उनको भी थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ताकि वो अपना काम बेटर परफॉर्म कर सकें एज़ कम्पेयर टू एक घर का मसला भी उठा के हम पहुँचते नहीं जी इन्ने पैसे खाते दे दो पर चाहते। जी, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं शायद इस कैपेसिटी में तो नहीं हूँ कि लोगों को एडवाइस कर सकूँ, लेकिन हम अपने जो हमारे एक्सपेंसेस और जो हमारे अर्निंग की जो आपस में रेशो है वो बड़ी डिफ़र करती है। पहले लोग थोड़े से जो थे, हम अपने जो जनरेशन्स हैं हमारे फादर ग्रैंडफादर्स की, उसमें हम देखते हैं कि लोग बहुत मुतमईन थे, वो उस लेवल की ख्वाहिश रखते थे जिस लेवल के उनके रिसोर्सेज थे। अब हमारी सोसाइटी में जो बेसिकली बेचैनी और अदम बर्दाश्त का जो रवैया आया है वो इसलिए है कि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर से मैच नहीं करते। लोग जो है वो जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से फाइनेंशियली ताल्लुक़ रखते हैं उससे हायर सेगमेंट का जो है अपना शो ऑफ करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ख़ास ख्वाहिशात जो है वो बहुत बढ़ चुकी हैं। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छे से अच्छा जो है अपना लाइफस्टाइल शो करे। हालांकि आई थिंक कि ज़िंदगी अपने लिए गुजारनी है। आप एक शो ऑफ को एक लेवल तक तो ठीक है, आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन अपनी आप अर्निंग्स के लिहाज से उसको जो है मैनेज करें तो आप में वो मुतमईन आप ज़्यादा होंगे। फैमिली लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई जगह पे आप जब पार्टनर्स होते हैं या आप और भी जितने भी हमारे दूसरे रिलेशनशिप्स हैं या इंट्रैक्शंस हैं, उसमें जब आपकी ये एक्सपेक्टेशंस एक ख़ास जो लेवल है उससे बढ़ जाती हैं तो आप वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो जब कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं तो आप जो है वो परेशान हो जाते हैं। इस सोशल फैक्टर की वजह से आप जो है वो
आपका जो सारा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आप मुख्तलिफ लड़ाई झगड़ों या मुख्तलिफ क्राइम या आपस में जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। और जब आप एक दफ़ा जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लीगल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर वो नफ़रत का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। और उसको दूसरी तरफ से सालिस लोग, अब क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है, तो सालिसी का किरदार करने वाले लोग कम हो गए हैं, तो फिर उन चीज़ों को रिवर्स बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपने एक स्टार्ट लिया होता है छोटे स्टेप से, वो एक नफ़रत पे ख़त्म होता है और हम वापस जो है वो पॉइंट ज़ीरो पे नहीं आ सकते। तो हम सबको अपनी लाइफ्स में इस इत्मीनान को लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो लिमिट्स में रखें और अल्लाह ताला की ज़ात का जो है वो फ़ैसला समझ के अपने दिलों को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रूहानी चीज़ों से अपना ताल्लुक़ बना के और अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र के इत्मीनान से भर के हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बेसिकली अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि दूसरा बंदा मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, जब मेरे साथ कुछ कर रहा है, अमूमन वो नहीं कर रहा होता। हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें कि थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा कर लें। शायद अगर उसने बदतमीज़ी की भी है या उसने कोई गलत काम आपके साथ किया है तो उसे 5 मिनट बाद शर्मिंदगी हो, जो कि टाइम पीरियड एक फिक्स है। अगर हम भी गुस्सा कर रहे हो तो 5 मिनट बाद निदामत होती है, यार वो चुप करके सुनिए, चले सॉरी कर लेते हैं। अमूमन ये होता है और ये रूटीन में हम देखा है। तो मेरे ख्याल में मुआशरे के अंदर बेहतरी भी होगी। जो बड़े करते भी थे या किसी बड़े ने बोल दिया छोटा सुन लेता था, अब वो हमें कम होता नज़र आ रहा है। मैं मैडम आपकी तरफ बढ़ूँगा कि बचपन में सोचा था कि पुलिस ऑफिसर बनना है, या जब स्कूल में गई थी, क्लासेस में पढ़ा था, तो दोस्तों के साथ कुछ और गुफ्तगू होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल गुफ्तगू भी थोड़ी सी होती है ताकि लोगों को पता चले कि ये एक ऑफिसर तो हैं लेकिन उससे हटकर एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो क्या बचपन में सोचा था कि क्या बनना है बड़े होकर, क्या ख्वाहिशात थी और ये पुलिस में आ गई हैं? मैं यूनिफॉर्म तो हर बच्चे को ही चाम होता है शुरू से ही, कि हम जो है वो आर्मी में जाएंगे या हम एयरफोर्स में जाएंगे या हम पुलिस में जाएंगे या एंड सो ऑन, जो भी यूनिफॉर्म हो वो सभी को चाम होता है। तो एक्चुअली मेरे फादर भी जो हैं वो पुलिस में थे, ठीक है, अभी वो रिटायर हो गए, ठीक है। तो वो स्टार्ट से ही मतलब हम उनको देखते थे यूनिफॉर्म पहने, तो वो फिर आहिस्ता 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 जो हमारी अपनी एक एम होता है ना, वो परवान चढ़ता जाता है कि हम भी जो है वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, हम भी अपने मुल्क के लिए ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो वो जो चाम था वो फिर बढ़ता गया और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में जिनके साथ पढ़ रहे होते हैं ना, उनको कभी भी यकीन नहीं होता कि हम कुछ बन जाएंगे, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर वो पुराने ताल्लुक बहाल हो जाते हैं। अच्छा, मेरा दोस्त या मेरी दोस्त फ़लाँ सीट पे लग गए तो आपसे मिलने भी आते हैं, आपको कॉल भी करते हैं। तो आपकी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की या स्कूल की कोई दोस्तें मिली दोबारा, उन्होंने पूछा आपसे कि हम तो शादी करके बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, आपने कितनी कामयाबी हासिल की है, तो इसके ऊपर कभी गुफ्तगू हुई? इंसान कभी वो पुरानी यादें ताज़ा करके खुश होता है कि मैंने कुछ गेन किया या कुछ ऑन किया मैंने? अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स है वो मिलती हैं, स्कूल फ्रेंड्स अक्सर ही जो है वो मिलती हैं, तो वो देख के बहुत हैरान होती हैं कि मतलब हम जो है वो काफ़ी तस्वीर भी साथ लेती होंगी कि अब हमारी दोस्त बिल्कुल ऐसे ही है। वो होता है कि जी हम वहाँ पिक्स बना लेते हैं, फिर हम जो है वो फ़लाँ को दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि वो आगे फैमिलीज़ में जो है वो होता है कि हम दिखाएंगे, हम कहेंगे भी हमारी दोस्त जो है वो SHO है, सब इंस्पेक्टर है, फ़लाँ है, ये मेरे साथ पढ़ती रही है, या हम अपने बच्चों को बताएंगे जी आपकी जो है वो आंटी ऐसे हैं फ़लाँ। तो ये अक्सर व बेशतर मेरे साथ ऐसा होता है। चलें, ये अच्छी चीज़ भी है ताकि हमें मोटिवेट करती है। हाफ़ साहब, आप ज़रा अपने कुछ बचपन के हवाले से, कुछ लड़कपन के हवाले से, फिर कुछ नौजवान जब हुए तब, अभी भी नौजवान है माशाल्लाह, लेकिन कुछ उस हवाले से जब स्कूल कॉलेज के अंदर थे तब की कोई खूबसूरत याद जो अभी भी आपको जब बैठे हों सीट पे अकेले तो मुस्कुराहट चेहरे पे ले आए? जी, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक्चुअली जो मुझे स्ट्रेंथ मिली है अपनी पूरी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक, उसमें मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। मेरी मदर बड़ी एक करेजियस लेडी हैं, हाउसवाइफ है, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें इस चीज़ पे फोकस किया कि आप जो है ना अपनी एफ़र्ट्स के साथ, अपनी जो है ना एजुकेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ, एक पूरी स्ट्रगल के साथ एक अपना ऐसा रिस्पेक्टफुल जो है नाम बना सकते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी मेरी जो बेगम है वो डॉक्टर हैं और वो वर्किंग लेडी हैं और वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब, वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो उनकी तरफ से हमें एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है। माशाल्लाह, आई एम फादर टू अ लिटिल गर्ल ऑल्सो, और मेरी यही कोशिश है कि उसको भी हमने इसी तरह की उसकी अपब्रिंगिंग करनी है कि वो एक इस सोसाइटी को फेस कर सके एक पूरी करेज के साथ और अपने डिसीजंस और अपने फ्यूचर का खुद डिसाइड कर सके।
तो ये जो हमारी बचपन से लेके बड़े होने तक ये पूरी एफर्ट्स होती हैं, इसमें मेन रोल मेरी ज़िंदगी में तो इन लेडीज़ का है, ऑब्वियसली मेरे भाई, मेरे फादर, इन सब का भी है। और जहाँ तक ज़िंदगी है पुलिस से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली जैसे मैडम ने भी बताया कि आप यूनिफॉर्म के लिए आपकी एक वो होती है, लॉन्गिंग होती है। तो आई जॉइंड एयर फोर्स, देन आई स्विच ओवर टू पुलिस विद माई ओन चॉइस। आई इंटेंशनली जॉइंड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हम कुछ ऐसा कर सकें या कुछ अपने आप को प्रोग्रेशन में, कैरियर प्रोग्रेशन में ऐसा करें, लोगों के साथ आप कनेक्ट हों, कुछ सोसाइटी में अपनी कैपेसिटी में बेहतरी ला सकें और कुछ ऐसा कर सकें कि आप खुद भी कंटेंटेड और लोग भी आपके लिए जो है आपको अच्छे अल्फाज से याद अच्छा, करें। कुछ सवाल तो हुए होंगे, किधर जा रहे हैं, छोड़ें परे, इतनी अच्छी जॉब है, एयरफोर्स में पायलट बनेंगे, पायलट से ज़्यादा लोग इंप्रेस होते हैं, ज़्यादा लोग कहते हैं खूबरू और खूबसूरत लगते हैं, आप कौन सा यूनिफॉर्म पहन रहे हैं? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मुझे अक्सर लोग करते हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जो है वो अपनी थॉट प्रोसेस के बाद ये डिसीजन किया था और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। एयरफोर्स, आप इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि इट्स एक्सट्रीमली ऑनरेबल प्रोफेशन और मैंने बड़ा वहाँ पे अपनी इज़्ज़त हमारी बनी, हमने काम किया, अच्छा मुल्क के लिए आप काम करते हैं, अपनी आपकी जो है लाइफ बड़ी उसमें एक ग्रूमिंग होती है। लेकिन आई थिंक पुलिस सर्विस जो है इसका कोई मैच नहीं है सर्विसेज में, क्योंकि इसमें जो है आप अपनी जो लोगों के लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं, जो गुडविल जनरेट कर सकते हैं और जो लोगों के लिए बेहतरी ला सकते हैं, उसका पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट से कोई मैच नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सफरिंग्स लेके पुलिस के पास 24/7 आते हैं और आप उनको किसी ना किसी तरह जो है उनकी हेल्प करते हैं, तो ये आपको एक जो है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ जो है आपको एक इत्मीनान देता है कि आप जो है लोगों के लिए और एक सोसाइटी के लिए अपनी जिसने आपको इज़्ज़त दी आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हाफ़ साहब की बात बड़ी प्यारी थी। अगर हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते हुए इस बात को थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूं तो बहुत महंगे कपड़े पहने हों और आपको उनको वेयर करके कैरी करने का ना पता हो तो बहुत सस्ते नज़र आएंगे। अगर कोई बहुत सस्ते कपड़े, बहुत मुतवस्सित तबके के रहने वाले लोगों ने कपड़े पहने लेकिन आपको पर्सनैलिटी आपको ग्रूम करने का पता हो, आपको ये पता हो आपने कैरी कैसे करने हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी। तो चीज़ें नहीं होती बल्कि इंसान की शख्सियत होती है कि आप एक चीज़ को कैरी कैसे करते हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक आखिर पैगाम दिया। मैं दोनों मेहमानों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आखिर में जाने की तरफ मैडम आपका भी अल्लाह कामयाबी दे मज़ीद और आप सबके लिए मोटिवेशन बने। हाफ़ साहब आपका भी, आप एक बहुत एनर्जेटिक ऑफिसर हैं। और आखिर पे कि हमें सबसे पहले डिटरमिन करना है, हमें मुतय्यन करनी है अपने रुख, हमने जाना किस तरफ है। दो राय नहीं निकालने, एक रास्ता है उसके ऊपर चलना है। कामयाबी की मंजिल ये नहीं देखना कि इस रास्ते के ऊपर हमने कामयाब होना है, बल्कि अपने आप को सबसे पहले ये देखना है कि मैं इंसाफ कर पा रहा हूँ इसके साथ या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सोचना होगा कि शायद मेरे लिए ये जो चाय का कप है ये मेरे लिए नहीं है, जब मेरे लिए होगा तो फिर मैं इसको पीऊँगा। तो अगर आप अपने कप की तरफ ध्यान देंगे और अपने रास्ते के ध्यान देंगे और अपनी नीयत के ऊपर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल में कामयाबी ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर नवाजता है अगर आपने हार्ड वर्क उसके अंदर किया। कल के प्रोग्राम के लिए आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।